हे गाइस, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ कॉर्नर। होप यू एंड ऑल इज डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे यार हमारी क्लास 11th की जो हिस्ट्री है उसका फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है द 3 ऑर्डर्स। एक 1 शॉर्ट लेक्चर होगा जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। राइट इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। इनकेस अगर आपको देखने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली क्लास 11th की हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी भी साइमल्टेनियसली चैनल पर चल रही है, तो आप उनको भी स्क्रॉल कर सकते हो। राइट ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इसकी जो स्टोरी है वो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था जिसमें हमने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा था उससे लिंकअप होती है, उसके बाद से स्टार्ट होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था उस चैप्टर में कि बाय द एंड ऑफ 4th सेंचुरी हमारा जो रोमन एम्पायर होता है वो कोलैप्स होने लग जाता है, डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है। ठीक है, एंड इसी टाइम पे क्या होता है, बहुत सारी जर्मनिक ट्राइब्स होती है, कुछ जर्मनिक ट्राइब्स। अब रोमन एम्पायर ने बहुत सारा एरिया कवर अप करके रखा था, पूरा यूरोप कवर करके रखा था, कुछ एशिया के पार्ट्स को कवर अप करके रखा था। राइट, नहीं देखा है वीडियो तो आप पहले उसको देख लो, तो आपको ये चैप्टर थोड़ा सा रेफरेंस है, समझ में सही तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जर्मनिक ट्राइब्स रहती थी कहाँ पर, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर। ठीक है, एंड वो अब उन एरिया से माइग्रेट करके इटली, स्पेन और फ्रांस को कॉन्कर करने लगी थी, वहाँ पे जाके कंट्रोल करने लगी थी। ठीक है, वहाँ पे जो भी अब क्या सीन था, इटली, स्पेन और फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इनकी खुद की ये एक प्रोविंस हुआ करते थे। आज के टाइम का हमें जैसे इटली, स्पेन और फ्रांस देखने को मिलता है वैसा एक्चुअली होता भी नहीं था। ठीक है, बड़े बड़े प्रोविंसेस होते थे जिनमें से कुछ कुछ पार्ट्स के अंदर ये लाई डाउन करते थे। राइट, तो मैप कंप्लीटली डिफरेंट था, एरिया कंप्लीटली डिफरेंट था, इन कंट्री का नाम भी ये नहीं था, कुछ डिफरेंट ही नाम हुआ करता था। ठीक है, तो अब क्या था, क्योंकि ये रोमन एम्पायर के अंडर आती थी तो यही इनको कंट्रोल करते थे, इनको गवर्न करते थे। तो द पॉइंट इज कि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं किया करता था, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, ना कोई राजा था, ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम था, ब्यूरोक्रेसी था, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं था। ठीक है, यहाँ पे रोमन एम्पायर ने कुछ लैंडलॉर्ड्स को अपॉइंट किया था या कुछ ऐसे चीफ्स को अपॉइंट करके रखा होगा जो रोमन एम्पायर के कमांड मानते थे और फिर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न हुआ करता था। राइट, हम पढ़ के आए थे कि कैसे रोमन एम्पायर के अंदर उन्होंने प्रोविंसेस में पूरी अपने टेरिटरी को बांट दिया था सो दैट ईजिली वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया जा सके। ठीक है, तो खुद का अब इनका कोई पॉलिटिकल सिस्टम है नहीं, कोई राजा है नहीं, रोमन एम्पायर कोलैप्स करने लग रहा है तो रोमन एम्पायर की तो क्या चलने वाली थी इधर। ठीक है, और इसी बात का ये जर्मनिक ट्राइब्स फायदा उठाती है और इन एरिया को ऊपर जाकर के अटैक करने लगती है, इनको कॉन्कर करने लगती है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हमें इन्हीं कुछ ऐसी स्टोरीज को डिस्कस करना है। राइट, कि आफ्टर 4th सेंचुरी क्या हुआ, एंड हमारे चैप्टर की जो मेन टाइमलाइन रहने वाली है दैट इज बिटवीन 9th to 16th सेंचुरी। तो हम कहीं ना कहीं मेडिवल हिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट कवर अप करने वाले हैं एंड एंड तक आ जाएंगे हम 17th 18th सेंचुरी के बाद जो हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशंस हुए। राइट, उनको भी हम थोड़ा सा गेस्ट में पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे हुए। ठीक है, एंड उसके बाद के आउटकम्स, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हम ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। राइट, बाकी की जो हिस्ट्री है वो हम आगे कभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम मेडिवल से मॉडर्न की तरफ आने वाले हैं और उसमें हम यूरोप को पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या ऐसी पॉलिटिकल सिनेरियोज यहाँ पे हुए जिससे आज जैसा हमें यूरोप देखने को मिलता है वो बना। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूडलिज्म बच्चे एक जर्मन वर्ड से बनकर के आया, फ्यूड, जिसका मतलब था अ पीस ऑफ लैंड। ठीक है, फ्यूडलिज्म में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, बच्चों को वो समझ नहीं पाते। एक लाइन के अंदर सिंपल सा समझा देती हूँ। फ्यूडलिज्म कुछ नहीं है, इट इज बेसिकली द रिलेशनशिप, इट इज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस। फ्यूडलिज्म टर्म को हिस्टोरियंस यूज करते हैं टू डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स। ठीक है, अब पहले टाइम पे जैसे आज के टाइम पे हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, सोशल मीडिया, रील्स एक बहुत बड़ा करियर अपने आप में, ऐसी तो करियर अपॉर्चुनिटीज होती नहीं थी। राइट, क्या होता था इन टर्म्स ऑफ द सर्वाइवल, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक लैंड का टुकड़ा होता था, उसी लैंड के ऊपर बड़े लोग कंट्रोल करते थे, अपना राज चलाते थे, जिसके पास जितनी ज्यादा लैंड है उसके पास उतना पैसा है। राइट, अब जो बेचारे छोटे पीजेंट्स होते थे वो उन लैंड पर काम करते थे और अपना गुजारा यापन करते थे। राइट, तो अब जो ये लैंड को लेकर के चेंजेस हो रहे थे कि कैसे एक लॉर्ड है वो अपने पीजेंट को ट्रीट कर रहा है ना, उसी सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्यूडलिज्म, जिसके अंदर जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर बहुत सारा ऑपरेशन होता था, बहुत ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था।
ठीक है। तो ये हमारे मेडिवल यूरोप का जो इकोनॉमिक सिस्टम था, लीगल सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था और जो सोशल रिलेशनशिप हुआ करता था बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, उसी को हमारे हिस्टोरियंस कहते हैं फ्यूडलिज्म। ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर ही बेस होता था। अब जो लॉर्ड्स थे उनके पास लैंड हुआ करती थी और पीजेंट्स यानी कि जो सर्व्स हुआ करते थे वो इन लैंड के ऊपर काम किया करते थे। ठीक है। कुछ पीजेंट्स के पास अपनी खुद की भी लैंड होती थी, छोटा मोटा टुकड़ा है ना, तो वो अपनी पर भी काम करते थे और अपनी फैमिली से लॉर्ड की लैंड को भी कल्टीवेट कराते थे। ठीक है। अब जो पीजेंट्स थे वो उनको अपनी लेबर या सर्विसेज देते थे और बदले में लॉर्ड्स उनको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन देते थे। ठीक है। अब लॉर्ड का बहुत ही एक्सटेंसिव जुडिशियल कंट्रोल होता था पीजेंट पे। हम आगे पढ़ेंगे कि वो पीजेंट्स की लाइफ को कैसे कंट्रोल करके रखते थे। ठीक है, आया समझ में? आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अब फ्यूडलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बियॉन्ड भी हम पूरी जो हम वही है ना कि हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल को भी पढ़ेंगे, सोशल स्ट्रक्चर को भी पढ़ने वाले हैं। वो सारा जो सिनेरियो होगा जिसमें हम सारे डोमेन्स और एस्पेक्ट को पढ़ने वाले हैं, वही सब चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। हिस्टोरिकल रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूडलिज्म रोमन एम्पायर के अंदर भी एग्जिस्ट किया करता था। ठीक है। लेकिन जैसे रोमन एम्पायर का डिस्टिंक्शन हुआ और हम जो आज आगे स्टोरी पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे आफ्टर प्रोबेबली 5th-6th सेंचुरी ये बहुत ही एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ लाइफ होने लग गया। ठीक है। 11th सेंचुरी तक फ्रांस, इंग्लैंड, सदर्न इटली के अंदर ये वाला जो सिस्टम था ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया था। ठीक है। ओके, अब पढ़ते हैं हम फ्रांस और इंग्लैंड की हिस्ट्री को। तो फ्रांस, जो आज हम फ्रांस देखते हैं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। गोयल नाम का एक प्रोविंस हुआ करता था जो रोमन एम्पायर के अंडर आता था। ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छी खासी इसकी कोस्ट लाइन थी, बहुत भारी भरकम यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हुआ करती थी, बड़ी बड़ी नदियाँ थी, बहुत सारे फॉरेस्ट थे और बहुत ही अच्छा एक आइडियल लोकेशन हुआ करता था एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है। तो इसीलिए हमने पढ़ा कि जो हमारा सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप है, अब क्योंकि रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लग रहा है तो यहाँ की जो ट्राइब्स होती हैं वो फायदा उठाती है कि भैया ये जो गोयल प्रोविंस है इसकी तो लोकेशन बहुत ही अच्छी है ना, बहुत फायदा होगा। ठीक है। तो एक जर्मनिक ट्राइब होती है फ्रैंक्स, ये आकर के इस एरिया को कॉन्कर कर लेती है और अपने ही नाम पे इस कंट्री का नाम रख देती है फ्रांस। तो कुछ ऐसे पड़ा था हमारे फ्रांस का नाम। ठीक है। 6th सेंचुरी के बाद से जो फ्रैंकिश जो बाद में हमारे फ्रेंच बन गए है ना, ये जो ट्राइब थी यही इनको रूल करते थे, इन्हीं के राजा बनते थे एंड मेजर यहाँ पे ये जो किंग्स थे क्या थे, क्रिश्चियन थे। ठीक है। हम रोमन एम्पायर में भी पढ़ के आए हैं कि बाय द एंड ऑफ 4th सेंचुरी क्रिश्चियनिटी बहुत पीक पे यहाँ पे फैल गया था एंड धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी हमारे पूरे यूरोप के अंदर आ जाता है। ठीक है। ओके, रिलेशनशिप विद द चर्च देखते हैं। तो देख लिया हमने, फ्रेंच जो लोग थे उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइज हुआ करते थे चर्च के साथ, है ना। जो पॉप या जो फादर जो भी होते थे, ठीक है, उनको होली रोमन एम्परर के साथ उनका अच्छा सपोर्ट हुआ करता था। राइट। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे पॉप हो गए या जो फादर हो गए, जो चर्च के ओनर होते थे, जो प्रेस्ट होते थे, उनको बहुत हाई स्टेटस सोसाइटी के अंदर दिया जाता था क्या, अभी भी दिया जाता है अगर आप यूरोपियन नेशंस के अंदर जाते हो तो। ठीक है। फ्रांस की हिस्ट्री हमको समझ में आ गया कि भैया कैसे फ्रांस एग्जिस्टेंस में आया है। राइट। अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के साथ अगर हम इनका कनेक्शन देखते हैं तो एक बहुत ही नैरो चैनल थी एंड इंग्लैंड स्कॉटलैंड भी यहाँ बिल्कुल इसके पास में ही लाया करते थे। राइट। जिसको इवेंचुअली एक ऐसी ट्राइब थी नॉर्मन ट्राइब करके, उन्होंने कॉन्कर कर लिया था 11th सेंचुरी के आसपास। ठीक है। तो ये हिस्ट्री थी। अब अर्ली हिस्ट्री के अंदर वही है, 481 के अंदर क्लोविस कौन थे, फ्रैंक जो हमारी हम पढ़ के आए जो ट्राइब थी उन्हीं के एक चीफ हुआ करते थे। ठीक है। जो बाद में जाकर के किंग बन गए। फिर जब इन्होंने वहाँ पे कॉन्कर कर लिया है ना, दे कॉन्क्वेस्ट नदन गोल को इन्होंने कॉन्कर कर दिया 486 के अंदर। ठीक है। 496 में जो क्लोविस जो राजा था एंड जितने भी फ्रैंक्स थे दे कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है। 714 के अंदर चार्लेस मार्टेल यहाँ के मेयर बन जाते हैं इस पूरे पैलेस के। राइट। तो हम देख रहे हैं अब धीरे धीरे वो अपना पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ये हम बाकी रेफरेंसेस बाद में देखेंगे। सही है। अब आते हैं द 3 ऑर्डर्स। हमारे चैप्टर का नाम भी यही है कि एक्चुअली में 3 ऑर्डर्स है क्या। ठीक है। 3 ऑर्डर्स जैसे हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम होता है, कुछ उसी के जैसा सिमिलर है कि जो पूरी सोसाइटी है, राइट, जितने भी लोग हैं उनको 3 तबकों में बांट दिया गया है। ठीक है। अब जो फ्रेंच प्रेस थे वो कहते थे कि सोसाइटी 3 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइडेड है और उसी बेसिस पे उनका काम होता है, यानी जिस ग्रुप के अंदर उनका बर्थ हुआ है बच्चे का वो वही काम करेगा। ठीक है। जैसे एक बिशप कहते थे कि कुछ लोग पूजा करते हैं, सम प्रे, राइट, अदर्स फाइट, कुछ लोग लड़ाई करते हैं, सुरक्षा करते हैं हमारी, एंड अदर्स वर्क, बाकी लोग काम करते हैं। ठीक है। तो क्लर्जी वर द वंस दोज हु प्रेड। ठीक है। तो इसमें आ गए आपके प्रेस्ट आ गए, मॉन्क्स आ गए, या फिर जितनी भी रिलीजियस फिगर्स होती थी,
सेकंड नंबर पे आता था हमारा नोबिलिटी, जिसके अंदर हमारे नोबल्स होते थे जिनके पास बहुत भारी भरकम ज़मीनें होती थी, लैंड लॉर्ड्स होते थे। नाइट्स भी इसके अंदर आता है, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो बेसिकली दे यूज टू फॉट, ठीक है, इसमें आपके नाइट्स आ गए, लॉर्ड्स आ गए, या फिर जो भी मिलिट्री लाइट्स होते थे वो इंक्लूडेड होते थे। थर्ड नंबर पे हम आते हैं तो हमारा आता है पीजेंट्री, जो काम किया करते थे। इसमें आपके पीजेंट्स आ गए और सर्फ आ गए, जो लैंड को कल्टीवेट किया करते थे, ठीक है, यही ऑर्डर है। सबसे ऊपर आपका पोप या चर्च होगा, ठीक है, फिर आपका मुनार्क अगर राजा है तो कोई, देन नीचे आपके नोबल्स आ जाते हैं। नोबल्स में आपका नाइट्स भी आता है और वेसल्स भी आता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। वेसल्स का मतलब ही एक तरीके से होता है स्लेव, सॉरी, ठीक है। उसके बाद नीचे जो आपका थर्ड ग्रुप है उसमें आपके मर्चेंट्स आ गए, फार्मर्स आ गए, क्राफ्ट्समैन आ गए, पीजेंट्स आ गए, या फिर सर्व्स आ गए। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। द सेकेंड ऑर्डर, द नोबिलिटी की अगर हम बात करें, ओके, अच्छा, प्रेस्ट और नोबल्स का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहता था। प्रेस्ट लोग थे जो रिलीजियस लोग थे, जिनको हाई स्टेटस था, ठीक है। नोबल्स बहुत अमीर हुआ करते थे, तो प्रेस्ट ने खुद को पहले ऑर्डर पे रखा और नोबल्स को सेकंड पे रखा। अब नोबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था पूरे सोसाइटी के अंदर, बिकॉज सारी लैंड्स इन्हीं के कंट्रोल में हुआ करती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वेसलेज, इसी का मतलब होता है स्लेवरी, ठीक है। तो बेसिकली जो किंग थे फ्रांस के एंड जो पीपल थे वो एक ऐसे सिस्टम से लिंक थे जिसको वेसलेज कहते थे। सिंपल है कि जो सबसे ऊपर है आपका किंग, नीचे है आपका नोबल, तो नोबल इनका वेसल है, यानी इनको सर्व करेगा, है ना, समबडी हु सर्व्स। वेसलेज का मतलब ये लगा सकते हैं एक सिस्टम जिसमें एक दूसरे को लोग सर्व कर रहे होते हैं। एंड नोबल्स को कौन सर्व करेंगे, हमारे पीजेंट सर्व करेंगे इन नोबल्स को, इन लैंड ओनर्स को, राइट। तो ये इनके वेसल हो गए, राइट। अब जो नोबलमैन थे वो एक्सेप्ट करते थे कि जो किंग है वो सिग्नर है, यानी सीनियर है, एंड कुछ म्यूचुअल प्रोमिसेस होते थे उन दोनों के बीच में। ये कहते थे कि जो लॉर्ड्स हैं, है ना, जो लॉर्ड्स यानी कि हमारे नोबल्स हैं, वो प्रोटेक्ट करेंगे अपने वेसल को। इनके वेसल कौन है, किंग को, ठीक है। वेसल जो होंगे वो लॉयल रहेंगे अपने ऊपर वाला जो भी पार्ट है, पीजेंट्स नोबल को लॉयल रहेंगे, नोबल किंग्स को लॉयल रहेंगे, ठीक है। अब जब भी कोई भी इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता था, राइट, तो उसको ये क्या करते थे, चर्चेज में जाकर के बाइबल पे हाथ रख के, है ना, वॉस ले लेते थे। लेट्स सपोज अगर किसी किंग ने किसी नोबल को कुछ लैंड दिया, है ना, तो उसका प्रूफ क्या होता था, उसका प्रूफ यही होता था कि वो बाइबल के ऊपर हाथ रख के ओथ ले लेते थे, राइट। तो वो एक प्रूफ हो जाता था कि हाँ जी भैया, ये लैंड किंग ने नोबल्स को गिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो वेसल्स को यही मिलते थे, चार्टर, स्टाफ, क्लॉड ऑफ अर्थ, लैंड मिलते थे, है ना, जितना वो लॉयल रहते थे अपने किंग्स के साथ, या जो भी मिशंस के अंदर वो सक्सेसफुल अच्छा परफॉर्म करते थे उसके लिए, ठीक है। एंड बदले में वो क्या प्रोवाइड करते थे, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, राइट। आगे चलते हैं प्रिविलेजेस की अगर हम बात करें नोबिलिटी की, ठीक है, तो इनका पूरा पूरा कंट्रोल होता था प्रॉपर्टी के ऊपर, राइट। अब ये अपने खुद के ट्रूप्स, अब इनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, तो ऑब्वियसली इनको अपनी ट्रूप्स या आर्मी बना करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो दे वर फ्री टू रेज ट्रूप्स, एंड इन ट्रूप्स को कहा जाता था फेडरल लेविस, ठीक है। अब ये इनकी खुद की कोर्ट्स होती थी जस्टिस के लिए, राइट, क्योंकि अब सोसाइटी को यही गवर्न कर रहे हैं, खुद के कॉइन मनी प्रिंट कर सकते थे, तो पूरा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ये कंट्रोल किए हुए थे, ठीक है। ओके, अब एक जो लॉर्ड है, लेट्स सपोज एक लॉर्ड इधर है, लैंड लॉर्ड, लॉर्ड से मतलब लैंड लॉर्ड है, एक लैंड लॉर्ड इधर है, राइट। तो इसके हिस्से की जो लैंड है, इसमें जितने भी लोग आते हैं, जितने भी घर आते हैं, ठीक है, वो उसके है, यानी कि जितने भी इसके अंदर ड्वेलिंग्स है, घर है, प्राइवेट फील्ड्स है, होम्स है, या टीनेट पेजेंट्स जो भी रहते हैं, उनके ऊपर इनका कंट्रोल है। ये जैसे रूल रेगुलेशंस यहाँ पे बनाना चाहे बना सकते हैं। सिमिलरली गोज फॉर द सेकेंड लॉर्ड, ठीक है। ये लॉर्ड नंबर 1 थे और ये लॉर्ड नंबर 2 थे, अपने एरिया को कंट्रोल करने की सवर्जिनिटी इनके पास हुआ करती थी, ठीक है। अब इनके पास एक बहुत बड़ा घर हुआ करता था जिसको मैनर कहा जाता है, ठीक है। मैंने आगे कहीं इमेज अटैच करके रखी है, ये देखो, पूरा इनके पास अपना बड़ा घर हुआ करता था। प्राइवेट जो लैंड्स होती थी उनको पीजेंट्स कल्टीवेट करते थे, राइट। अब पीजेंट्स ना सिर्फ इन लैंडलॉर्ड्स की लैंड को कल्टीवेट करते थे, साथ के साथ जब वॉर्स हो जाते थे उसमें उनको सोल्जर्स के रूप में भी भर्ती करके ले जाया जाता था, तो इन्हें वहाँ भी आर्मी में भी सर्व करना पड़ता था, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। द मेनोरियल ईस्टेट की अगर हम बात करते हैं तो जो लॉर्ड होता था उसका मैनर हाउस होता था, ठीक है। एंड लेट्स सपोज हमने वही पढ़ा कि हमारा लैंडलॉर्ड नंबर 1 है, ये लैंडलॉर्ड नंबर 2 है, इनका घर यहाँ पे होगा एक अच्छा बड़ा सा, इनका घर सिमिलरली यहाँ पे होगा, राइट। तो इसके अंदर बहुत सारे विलेजेस आते थे, है ना, 5-6 विलेज लेट्स सपोज इधर है, 5-6 विलेज इधर है, तो अपने विलेजेस को ये कंट्रोल करते थे, ठीक है। अब जो स्मॉल ई स्टेट्स होते थे उनमें कुछ 12-13 फैमिलीज होती थी, बड़े ई स्टेट्स में 50-60 फैमिलीज हुआ करती थी, राइट। अब जो ई स्टेट्स थे वो
ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट थे, उनके पास अपने खुद के फील्ड्स थे, तो वहाँ पे अनाज उगाया करता था, ठीक है। इसके अलावा जो भी छोटी मोटी दुकानें भी थी, छोटा सा मार्केट भी हुआ करता था, ब्लैकस्मिथ्स, जिसमें ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर, स्टोन्समैन हुआ करते थे, है ना, जो भी टूल्स रिक्वायर्ड है। अब क्योंकि यहाँ पे लैंडलॉर्ड रह रहा है, जिसका एक घर है, जिसकी पूरी उसने आर्मी मेंटेन करके रखी है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, है ना, तो वेपन्स बनाने के लिए, टूल्स को रिपेयर करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, है ना, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हुआ करती थी। कहाँ पे? ईस्ट स्टेट के अंदर, राइट। इसके अलावा जो वुमेन होती थी वो घर से ही कुछ ना कुछ फैब्रिक वगैरह वो या स्पन कर लेती थी, उसको फिर मार्केट में बेच दिया जाता था। चिल्ड्रंस जो थे वो भी वाइन प्रेसिंग के अंदर हेल्प करते थे, राइट। एक्सटेंसिव इनके पास बहुत सारा वुडलैंड था, है ना, फॉरेस्ट हुआ करता था। इसके अलावा फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए या पास्चर लैंड्स के लिए इनके पास काफ़ी अच्छा खासा एरिया हुआ करता था, सो दैट वो अपने कैटल और हॉर्सेस को फीड करा पाए, राइट। हर ईस्ट स्टेट के अंदर अपनी एक चर्च होती थी और एक कैसल होती थी डिफेंस के लिए, राइट। कैसल्स की बात करें तो 13वीं सेंचुरी के बाद से कैसल्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई थी, ठीक है। अब नाइट, अब देखो सबसे पहले हमने पढ़ लिया लैंड लॉर्ड है जिसका अपना पूरा एक ई स्टेट है, जिसमें ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी चर्च भी है, उसके बाद कैसल भी है, कैसल हम मेन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब लैंड लॉर्ड क्या करते थे? अब लैंड लॉर्ड्स ऑब्वियसली कुछ लोगों को हायर करके रखते थे प्रोटेक्शन के लिए, तो किनको हायर करके रखते थे? यूजुअली नाइट्स को हायर करके रखते थे, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि पीजेंट्स को भी ये वॉर में ले जाया करते थे लड़ने के लिए, लेकिन पीजेंट एक बेचारा किसान है, ठीक है, जो पहले ही अंडर नरिश्ड है ना, इतना कुछ वो हेल्दी भी नहीं है कि वो 4 लोगों के साथ जाके लड़ पाए, राइट। तो इसीलिए इनके पास क्या होनी चाहिए थी? इनके पास स्किल्ड कालवरी होनी चाहिए थे, ऐसे लोग जिनको हॉर्स चलाना आता हो, जिनको वेपन्स चलाना आता हो, ठीक है। तो लैंड लॉर्ड किसको हायर करते थे? नाइट्स को हायर करते थे। अब लैंड लॉर्ड खुद जाके जंग में थोड़ी ना लड़ने वाला है, अपने बेटे बच्चों को थोड़ी ना भेजेगा, राइट। तो वो नाइट्स को हायर करके रखता था। अब सेम वही कंडीशन थी, जैसा किंग लैंड लॉर्ड्स को लैंड गिफ्ट करते थे, है ना, उनको पैसा देते थे, सिमिलरली अब लैंड लॉर्ड्स ऐसा ही रिलेशनशिप रखते थे नाइट्स के साथ, ठीक है। इनको घर दिया जाता था, वो भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंग्लैंड के अंदर अगर हम बात करें, सो कैसल्स अब मेजरली डेवलप हो गई थी, है ना, वहाँ से ही आपका मिलिट्री भी चल रहा है, ठीक है। मिलिट्री जो भी लोग हैं, जितने भी नाइट्स हैं, उनके घर है आसपास, उनकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपरली, साथ के साथ वहीं पे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रहा है, ठीक है। जब नॉर्मन ने उनको कॉन्क्वेस्ट कर लिया था इंग्लैंड का हमको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बट कुछ पॉइंटर्स हैं तो उनको याद रख सकते हैं, राइट। तो हमको समझ में आ रहा है कि अच्छा कैसल्स जो है अब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। हर ई स्टेट के अंदर एक कैसल होती थी, वहीं से आपका मिलिट्री और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करता था, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रेड एंड लग्जरीज की अगर हम बात करते हैं तो ई स्टेट्स काफ़ी बार हमने पढ़ा कि सारी फैसिलिटीज़ थी, लेकिन वो फुल्ली सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते थे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते थे जो बाहर से उनको इंपोर्ट करने होते थे, जैसे सॉल्ट हो गया, माइलस्टोन्स हो गया, या फिर मेटल वेयर हो गए, ठीक है। उसके बाद अब जो लॉर्ड्स होते थे वो बड़े अय्याश होते थे, है ना, उनकी बहुत लग्जूरियस आइटम्स की डिज़ायर होती थी, इच्छाएं होती थी, उनको महंगे महंगे फर्नीचर्स पसंद थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पसंद थे, ऑर्नामेंट्स जो वुमेन्स होती थी, ज्वेलरी, वो बहुत पसंद थी, तो वो दूसरे एरिया से इंपोर्ट करके लाई जाती थी, ठीक है, ओके। अब नाइट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। नाइट्स का हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, है ना। फ्रीक्वेंट लोकल वॉर्स होते रहते थे यूरोप के अंदर, हमने देखा कि आसपास बहुत सारी ट्राइब्स थी जो टाइम टू टाइम एरियाज को अटैक करती रहती थी, ठीक है। तो पीजेंट्स और सोल्जर्स इनसफिशिएंट थे, इसीलिए हमें स्किल्ड कावलरी की जरूरत थी, ठीक है। तो नाइट्स अब इंपॉर्टेंट बनने लगे, है ना। जिस तरीके से लॉर्ड्स हमारे किंग से कनेक्टेड हुआ करते थे, वैसे ही अब हमारे नाइट्स लॉर्ड से कनेक्टेड होने लग गए, ठीक है। अब लॉर्ड्स इनको क्या देते थे? अब ऑब्वियसली वो उनको सर्व करेंगे तो बदले में वो उनको एक अच्छा खासा घर देते थे, ठीक है, और बहुत सारी लैंड्स देते थे, उस लैंड को बोलते हैं फिफ, ठीक है। एंड बदले में ये उनको प्रोटेक्शन देते थे, राइट। अब जो लैंड होती थी, जो फिफ्स इनको ग्रांट होते थे, वो बहुत बड़े होते थे, 1000 से 2000 एकड़ तक के होते थे, इससे ज़्यादा भी बड़े देते थे, ठीक है। अब इसके अंदर नाइट की जो फैमिली होती है उसके लिए एक बहुत बड़ा प्यारा सा घर होता था, उनकी अपनी एक सेपरेट चर्च होती थी, ठीक है। इसके अलावा वाटर मिल भी होता था, वाइन प्रेसेस भी होते थे। एंड अब भैया इनकी लैंड है ना, 1000-2000 एकड़ इनको दे दी गई है, तो नाइट तो ऑब्वियसली बात है कल्टिवेट करेगा नहीं। कौन कल्टिवेट करेगा? भैया हमारा किसान, पीजेंट। अब दोबारा से, अभी तक तो लैंडलॉर्ड की लैंड को कल्टीवेट करता था, अब नाइट की लैंड को भी कल्टीवेट करेगा। बहुत ऑपरेस, बहुत एक्सप्लॉइटेशन इसके साथ हो रहा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ड्यूटीज एंड ट्रेनिंग। तो अब जो नाइट्स होते थे वो एक रेगुलर फी दिया करते थे अपने लॉर्ड को, है ना, एंड प्रॉमिस करते थे कि हम आपके लिए लड़ेंगे। अब लॉर्ड ने उसको देने को इतनी सारी ज़मीनें दे दी, राइट। अब ज़मीनों पे फसल उगेगी तो ऑब्वियसली पैसा तो आएगा नाइट के पास, है ना, तो वो एक मिनिमल फीस दे देता था। साथ के साथ इनको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, है ना, अपनी स्किल को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी हुआ करती थी,
ठीक है। अब जो एक नाइट था, लेट्स सपोज एक नाइट है ना, उसका लॉर्ड है ये लॉर्ड नंबर 1, ये इसी के साथ लॉयल रहेगा। लेकिन लेट्स सपोज कोई दूसरा लॉर्ड है, उसको ज़रूरत है, कोई वॉर आ गया या कुछ भी आ गया, उसकी किसी पड़ोसी के साथ लड़ाई होगी, ठीक है, तो ये उसको भी जाकर के सर्व कर सकता था, लेकिन दे हैव टू रिमेन लॉयल टू देयर प्रीमियर लॉर्ड, जो उनके पहले लॉर्ड होते थे, ठीक है। आगे चलते हैं, मिनिस्ट्रल्स एंड एंटरटेनमेंट 12th सेंचुरी के बाद से ही। अब ऑब्वियसली ये इतने बड़े बड़े शाही घर इनको बना करके दिए हुए हैं, नाइट्स को, लैंडलॉर्ड्स को, राइट, तो अब इनको थोड़ा एंटरटेनमेंट का सोर्स भी चाहिए, है ना, बाकी जनता को भी चाहिए होता था। तो 12th सेंचुरी के बाद से हमें देखने को मिलता है फ्रांस में, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, मिनिस्ट्रल्स बेसिकली आपके एंटरटेनर्स होते थे, जो थोड़ा गाते थे, बजाते थे, थोड़े फन एक्ट्स करते थे, राइट। ये एक मेजर से दूसरे मेजर में जाने लगे, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर ट्रैवल करते थे, एंटरटेनमेंट देते थे, बदले में इनको कुछ थोड़ा पैसा मिल जाता था या खाने पीने का इनका जुगाड़ हो जाया करता था, ठीक है। अब ये ब्रेव किंग्स के बारे में गाने सुनाते थे, ठीक है, और नाइट्स के बारे में, हिस्ट्री और इन्वेंशन इन सबको लेकर के, राइट, तो उस एरा के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, राइट। आज के टाइम पे तो हमारे पास बुक्स हैं, सीरीज़ है, बट उस टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, तो इनकी भी दुकान अच्छी खासी चल रही थी, सही है। अब उसके बाद जो मैनर्स होते थे, उनकी काफ़ी सारी मिनिस्ट्रियल गैलरीज होती थी, है ना, जहाँ पे मतलब अब मैनर का मतलब है ई स्टेट, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि मैनर क्या आ रहा है, ई स्टेट यानी कुछ बड़े शहर हो गए, प्रोविंसेस हो गए, एरियाज़ हो गए, राइट। तो इनके पास कुछ बड़े हॉल्स भी होते थे जिसमें फीस्ट्स होती थी, डिनर्स होते थे, सेलिब्रेशंस होते थे, एंड इसमें भी इनको इन्वाइट किया जाता था फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सही है, ओके। अभी हम सेकेंड ऑर्डर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं कि नोबिलिटी क्या थी, कैसा उसका किंग के साथ रिलेशनशिप था, एंड नोबिलिटी के अंदर ही एक और तबका हमारा आता था विच वर नाइट्स, ठीक है। एंड हमने ये देख लिया कि नाइट्स का अब हमारे लैंडलॉर्ड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, सही है। अब फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है हमारा द क्लर्जी, ठीक है, टॉप पे बैठे हुए हैं, कौन है, रिलीजियस लोग हैं। जो कैथोलिक चर्च हुआ करती थी उनके पास बहुत सारी पावर होती थी, बहुत सारा लैंड इनको राजा दान में दे देता था, ठीक है, टैक्सेस इनको देने नहीं पड़ते थे, इनके खुद के कुछ लॉज या जुडिशियल सिस्टम हुआ करते थे, राइट। तो काफ़ी पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता था, काफ़ी बार किंग को इनकी माननी पड़ जाया करती थी, ठीक है, बिकॉज एक इन्फ्लुएंशियल फिगर हो गई ना, राइट, बिकॉज रिलीजियस टर्म से कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है। लोग क्रिश्चियनिटी को बहुत मानते थे, किंग खुद क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा मानता था, तो जो पॉप ने कह दिया, जो चर्च वालों ने कह दिया, वो तो करना ही है भैया, ठीक है। तो लीडरशिप इनको एक पोप जो होता था वो हेड किया करता था, एंड हु वाज द लीडर ऑफ द वेस्टर्न चर्च, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जो क्रिश्चियंस थे जितने भी यूरोप के अंदर, राइट, आप इनको गाइड किया करते थे बिशप्स या फिर क्लैरिकल्स, है ना, जो हमारी फर्स्ट क्लास से बिलोंग करते थे, यानी वही आ गए, इसमें पोप आ गया, आपका बिशप आ गया, बिशप थोड़ा छोटा होता है, क्लैरिक्स भी थोड़े ऐसे ही लोग होते हैं जो रिलीजियसली काफ़ी इंगेज्ड होते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, है ना, टीचिंग्स उनको देते हैं, ओके। अब ज़्यादातर विलेज के अंदर उनकी खुद की चर्च हुआ करती थी जिसमें यूजुअली लोग संडेज को गैदर हुआ करते थे, ठीक है। अब जो सर्व्स थे यानी पीजेंट्स जो हुआ करते थे और फिजिकली चैलेंज जो लोग हुआ करते थे वो प्रेस्ट नहीं बन सकते थे, सिमिलरली वुमेन्स भी नहीं बन सकती थी, एंड अगर कोई एक बार प्रेस्ट बन गया तो वो शादी नहीं कर सकता था, सो दे यूज्ड टू बी अनमैरिड, ठीक है। अब जो बिशप्स की अगर हम बात करें तो इनको भी रिलीजियस नोबिलिटी का ही पार्ट माना जाता था, बिकॉज नोबिलिटी से क्या मतलब है, नोबिलिटी से हमारा मतलब है कि पावरफुल लोग भले ही वो पॉलिटिकल टर्म्स पे पावरफुल हों, राइट, या तो उनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो या फिर उनके पास बहुत सारी लैंड हो, इकोनॉमिक टर्म्स पे वो पावरफुल हो, है ना। तो इनके पास भी लैंड मिल गई, राजा बहुत लैंड इनको दे देता था, और इन्फ्लुएंशियल तो ये बहुत ज़्यादा थे, राइट, तो ये रिलीजियस नोबिलिटी थे, जैसे कि हमारे लॉर्ड्स हुआ करते थे, ओके। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करते हैं तो जो चर्च थी, जो पीजेंट, लेट्स सपोज एक पीजेंट है, उसने जो भी प्रोड्यूस किया है उसका 10th शेयर यानी 10% हिस्सा चर्च के अंदर जाता था डायरेक्टली, तो तिथ, ठीक है, तो पीजेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है डायरेक्टली चर्चेस को, ओके भैया। इसके अलावा इनको जो वेल्दी लोग हुआ करते थे वो दान दक्षिणा में बहुत सारी लैंड दे देते थे, लेट्स सपोज किसी का रिलेटिव अगर पास ऑन हो गया तो वो उसके गुजरने के बाद कुछ दान में बहुत सारी लैंड दे देता था, पैसा दे देता था, राइट। तो इकोनॉमिक टर्म्स के ऊपर तो इनका अच्छा खासा काम चल रहा था, ठीक है। सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करते हैं, अच्छा, तो यहाँ पे यूजुअली हमको एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया गया है कि हम बार बार ये कहते थे कि ये लॉर्ड को डिवोट करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, लॉर्ड की करते हैं, ठीक है, गॉड को ये लॉर्ड से डिनोट करते थे, राइट। तो ये एक सिंबल है कि जो आपका लॉर्ड है, पीजेंट्स के लॉर्ड कौन है, लैंड लॉर्ड है, राइट, और नाइट्स के लॉर्ड कौन है,
अगेन लैंड लॉर्ड है, राइट। तो ये दिखाते थे कि आपको इनके साथ लॉयल रहना है, यही आपके असल भगवान है, ठीक है। तो वही होता था कि प्रे करते टाइम ये नील करते थे, घुटनों के बल बैठते थे एंड हेड को बो करके ये प्रे किया करते थे, ठीक है। और ये जो टर्म है हमने यूज़ किया है लॉर्ड टर्म गॉड के लिए, ये रिफ्लेक्ट करता है कि इनका फेडरल कल्चर जो कितना ज़्यादा इनग्रेंड था इनके अंदर, राइट। जो बच्चा पीजेंट कास्ट के अंदर अगर उसका जन्म हुआ है, पीजेंट ग्रुप में, तो वो पीजेंट ही बनेगा, वो प्रेस्ट नहीं बन सकता है। अगर कोई डिसेबल्ड है तो वो प्रेस्ट नहीं बन सकता है, राइट। अब जो लोग क्लर्जी हैं वो तो एक्चुअली शादी कर ही नहीं रहे थे, बट उनके भी कुछ क्राइटेरियाज होते थे। अगैन आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करने चाहिए। बहुत सारे नोबल्स होते थे जो बाद में जाकर के प्रेस्ट बन जाते थे, क्लर्जी बन जाते थे, राइट। तो ऐसा होता था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, तो पॉइंट वही है कि फेडरल कल्चर इनका हमें हर जगह देखने को मिल रहा है, बी इट इकोनॉमिक टर्म्स, बी इट सोशल टर्म्स, बी देयर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, है ना। हर जगह पे इनका ये जो ऑर्डर था ये हमें मेंटेन होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र कर रहे हैं पीजेंट्स बेचारे, ठीक है। आगे चलते हैं, एजुकेशनल एंड सोशल सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी मोनेस्ट्रीज और कॉन्वेंट स्कूल्स होते थे, दे वर सेंटर ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन, ठीक है। इसके अलावा ये एजुकेशन और हेल्थ केयर के अंदर भी काफ़ी चर्चेस के थ्रू में भी थोड़ा पैसा डिवोट होता होगा, है ना, वो डोनेट कर देते होंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो इनकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होती थी, है ना। किंग के ऊपर तो बहुत ज़्यादा होती थी, जो पॉप ने कह दिया, जो चर्चेस ने ऐलान कर दिया, वो किंग को मानना पड़ता था, ठीक है। इसके अलावा ये सेकुलर अथॉरिटीज़ के साथ भी इंटरेक्ट करते रहते थे। जब भी कोई लॉ या गवर्नेंस बनाई जाती थी तो पॉलिटिकल सिनेरियो में हमें इनकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिल रही है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। मंक्स की अगर हम बात करते हैं तो मंक्स बेसिकली जैसा हमारा बुद्धिज्म में होता है या जैनिज्म के अंदर होता है, वैसा ही कुछ क्रिश्चियनिटी में भी होता है। यानी वो लोग जो डिवोट कर देते हैं अपना लाइफ टाइम क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, ठीक है। अब इनको एबेस कहा जाता है या मोनेस्ट्रीज कहा जाता है। यहाँ पे मोनेस्ट्री का मतलब है, मोनेस्ट्री एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसमें मोनेस का मतलब होता है समवन हु लिव्स अलोन, है ना, जो आइसोलेट होकर रह रहा है। एंड अबे इनके लिए टर्म यूज़ किया जाता था। अबे एक सीरियक टर्म है जिसका मतलब होता है अब्बा, फादर, है ना। जो चर्चेज में जो मेन पोजीशन होती है क्रिश्चियंस, उनको फादर ही बोला जाता है, राइट। तो वही होता था। अबे वो पर्सन है जिसने एक तरीके से संन्यास ले लिया है, जो अकेला रहता है, आइसोलेटेड रहता है ना। आइसोलेटेड वो रहता है, प्रेयर्स करता है, स्टडी करता है एंड कुछ खेती बाड़ी भी कर लेता है, ठीक है। तो अब जो मोनेस्ट्रीज थी ये जो ह्यूमन हैबिटेट होती थी उससे बहुत दूर होती थी, जंगलों में या फिर किसी दूसरे एरिया पे जहाँ पे कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन हो, ठीक है। अब अबॉट मेल के लिए यूज़ होता था एंड अबेसीज फीमेल के लिए यूज़ होता था। तो जो लोग बहुत पुराने होते जाते थे, जिन्हें बहुत साल हो गए, तो वो अबॉट अबेसीज बन जाते थे, जो आगे नए लोग आते थे उनको गाइड करते थे, राइट। तो यही है, हमें बहुत सारी मोनेस्ट्रीज देखने को मिलती है, जैसे सेंट बेनेडिक्ट मोनेस्ट्री है इटली के अंदर, जो 529 में एस्टैब्लिश हुई थी, जो आज तक एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली क्लनी मोनेस्ट्री है बर्गंडी के अंदर। ओके, अब इनका लाइफस्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो ये वो ले लेते थे दैट दे वुड रिमेन इन द एबे फॉर लाइफ, है ना। लाइफ टाइम वो ऐसे ही रहेंगे, प्रेयर को कमिट कर देंगे, पढ़ेंगे या थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों ही मेन भी बन सकते थे, जिनको मॉन्क्स बोला जाता था, एंड वुमेन्स को नन बोला जाता था। सो बेसिकली इट वॉज ओपन टू बोथ द जेंडर्स, ठीक है। अबॉट्स एंड एबेसीज यानी जो पुराने हमारे मॉन्क्स या नन हो गई है, जिनको थोड़ी बड़ी पोजीशन मिल गई है, दे यूज टू लीड दीज कम्युनिटीज, ठीक है। एंड मॉन्क्स एंड नन्स भी शादी नहीं करते थे, सिमिलर टू द प्रीस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं तो हमको ये एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जो बेनेडिक्ट मोनेस्ट्री है, जो हमने पढ़ा कि इटली के अंदर है ना। तो उसके अंदर हमें एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली है जिसमें लगभग 73 चैप्टर्स है एंड उसमें रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि कैसे मंक्स और नन को बिहेव करना होता था। जैसे चैप्टर नंबर 6 में लिखा हुआ है कि उनको बहुत ही कम परमिशन दी जाती थी बोलने की, राइट। सो वो चुपचाप मतलब अपनी स्टडी करते रहते थे, प्रे करते रहते थे एंड बहुत कम बोलते थे, राइट। ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम था। दूसरा, ह्यूमिलिटी का मतलब है ओबीडियंस, यानी जो भी आपके अबॉट्स या अबसीज आपको कमांड करेंगे, ऑर्डर देंगे, वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 33 में लिखा गया है कि मॉन्क के पास या नन के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 47 के अंदर लिखा गया है कि इडलनेस यानी खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ठीक है। तो आपको अपने आप को बिजी रखना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके आप काम करें एंड अपनी रीडिंग्स करें, प्रे भी साथ के साथ करते रहे, ठीक है। चैप्टर नंबर 48 में था कि मोनेस्ट्री के अंदर सारी सुख सुविधाएं अंदर ही होनी चाहिए, भले ही वो वाटर मिल है, गार्डन है, वर्कशॉप्स है, सो दैट इन लोगों को बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। ओके, कम्युनिटी ग्रोथ, जो मोनेस्ट्रीज होती थी पहले वो स्मॉल ग्रुप 10-20 लोग आते थे, फिर धीरे धीरे वो बड़ी होती जाती थी एंड 100s तक उनका नंबर हो जाता था, ठीक है। अब ये अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स डेवलप कर लेते हैं बिकॉज चर्चेस से इनको पैसा आता था, ठीक है। ई स्टेट्स के अंदर इन्हें काफ़ी स्कूल, अब इनके खुद के आसपास उनके स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स भी अटैच होते थे, जिसमें मेनली रिलीजियस टीचिंग्स ही इनको दी जाती थी,
ठीक है। आर्ट और एजुकेशन के अंदर अगर हम इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो ये लोग काफ़ी कुछ लोग होते हैं ना बहुत क्रिएटिव आर्टिस्टिक होते हैं, है ना, तो बहुत सारा ऐसा हमें इनका काम भी देखने को मिला है। जैसे अबीस हेडल गार्डन की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी एक मॉन्क हुआ करते थे, राइट, एंड ही हैज़ डेवलप्ड, ये म्यूजिशियन हुआ करते थे एंड इन्होंने बहुत अच्छी प्रेयर्स को डेवलप किया था जो काफ़ी टाइम तक यूज़ होती थी, राइट। तो हर बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे आते थे, कुछ लोगों की ड्राइंग बहुत अच्छी होगी, है ना, तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट बना करके रखा होगा, राइट, तो होता था। ओके, फेरियार्स की अगर हम बात करते हैं सो 13th सेंचुरी से ही मंक्स को फेरियार्स कहा जाने लग गया था, ठीक है। सो दे वर द पीपल, ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि जो मंक्स और नन हुआ करती थी उनके लिए मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी जिसमें वो रहते थे और मोनेस्ट्रीज में ही ऑल फैसिलिटीज आपकी हुआ करती थी, वो वहीं पे रहते थे, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट के बाद 13th सेंचुरी के बाद हमको एक वेरिएशन देखने को मिलता है जो आज के टाइम पे आपको जैनिज्म में या बुद्धिज्म वगैरह में भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, है ना, एंड जो भी उनको दान दक्षिणा मिलती है प्रेयर करते रहते हैं, ठीक है। बहुत ही वही सिंपल लाइफस्टाइल होता है, राइट, ज़्यादा कुछ फैंसी लाइफस्टाइल नहीं होता है, बहुत सिंपल उनका खाना होता है, जो भी उनको दान दक्षिणा के रूप में मिल जाता है उसी से वो खाना खा लेते हैं एंड बस अपनी पूजा पाठ करते रहते हैं, प्रीच करते रहते हैं, प्रेयर्स कंटिन्यू करते रहते हैं। तो इनको कहा जाता है फेरियार्स, यानी जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अब मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इनकी बहुत सारी क्रिटिसिज्म्स भी होती है, राइट, काफ़ी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इन जो ये मंक्स और नन थे इनका बहुत ही एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल होता था, चर्चेज इनके लिए बहुत बड़े बड़े ईस्टेट्स ऐसा कुछ बना करके रखती थी, राइट, तो इनको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था, ठीक है। मतलब वो ये कंपेयर करते थे कि अगर हम देखें सिंप्लिसिटी के मामले में तो बेचारा पीजेंट सबसे ज़्यादा सिंपल है ना, उसको तो जो मिलता है जैसा मिलता है वो वैसे ही खा लेता है, तो सबसे ज़्यादा मिनिमल लाइफस्टाइल अगर कोई जी रहा है तो वो तो पीजेंट्स है, राइट। तो कॉन्स्टेंटली इनका क्रिटिसिज्म और कंपेयर कॉन्ट्रास्ट होता रहता था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द चर्च एंड द सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा, ये हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया है कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर कौन कौन होता था, क्या उनकी पावर थी, राइट, जो भी पॉप्स होते थे, बिशप्स होते थे या फादर होते थे, उनका क्या रोल था, इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस में, इकोनॉमिक टर्म्स पे कैसे कैसे उनको दान दक्षिणाएं मिलती थी, सिमिलरली पॉलिटिकल टर्म्स के ऊपर भी कितनी ज़्यादा उनकी इन्फ्लुएंस रहती थी, राइट। हमने मंक्स के बारे में पढ़ लिया, नंस के बारे में पढ़ लिया कि क्या उनका लाइफस्टाइल था और कैसे कैसे अपग्रेड होने लगा एंड कैसे उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है द चर्च एंड द सोसाइटी। तो जो यूरोपियंस थे वो क्रिश्चियन बन चुके थे, है ना, हमने देखा कि जो फ्रैंक्स हमारी जो एक ट्राइब आई थी, है ना, जर्मनिक ट्राइब जो आई थी उसने भी 1436 के अराउंड या उनके राजा ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया था एंड बाकी लोगों ने भी धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया था, राइट। सो इम्पॉर्टेंट क्रिश्चियन अब जो डेट्स होती थी जैसे क्रिसमस हो गया या फिर ईस्टर हो गया उसको सेलिब्रेट किया जाता था पहले। जो मतलब अब जो रोमन कल्चर था, रोमन कल्चर उस टाइम पे भी तो काफ़ी सारे रिलीजन्स हुआ करते थे ना, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया। जैसे पहले वो लोग पंगन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे, अब ये जो लोग रह रहे हैं, ये जो एक्चुअली यहाँ जो हमारा जो गॉल प्रोविंस है इसमें ये जो रह रहे हैं ये तो इनके डिफरेंट बिलीव्स होते थे, है ना, इनका एक डिफरेंट लाइफस्टाइल था। कब? इन फ्रैंक्स के आने से पहले, इनके आने से पहले, है ना, 4th सेंचुरी तक इनका एक डिफरेंट लाइफस्टाइल हुआ करता था और इनके डिफरेंट फेस्टिवल होते थे, जैसे पंगान फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे। लेकिन जैसे ये फ्रैंक्स आए इनका सिस्टम धीरे धीरे एस्टैब्लिश होने लगा, राइट, एंड सबने यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया। तो अब पुराने फेस्टिवल्स की बजाय अब नए फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट होने लगे, जैसे क्रिसमस हो गया या फिर ईस्टर हो गया, ठीक है। ओके, अब जो विलेजेस एंड परिश ट्रेडिशंस की अगर हम बात करें, जो प्री क्रिश्चियन विलेज थे यानी जब क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी उससे पहले के जो विलेजेस थे वो अभी भी अपनी कुछ कुछ प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखते थे अंडर क्रिश्चियनिटी एज वेल, विद विलेजेस बिकमिंग नोन एज परिशस। अब ये एरियाज प्रिस्ट के सुपरविजन के अकॉर्डिंग चलते थे। तो जो प्रिस्ट होते थे, हमने पढ़ा कि हर गांव के अंदर ऑलमोस्ट एक चर्च हुआ करती थी, राइट। अब धीरे धीरे एरिया टू एरिया वही होता है कि आपका रिलीजियस एक्सपेंशन हो रहा है। अभी तक लोग किसी दूसरे रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, कुछ दूसरा सेट ऑफ बिलीफ था, लेकिन आउट ऑफ अ सडन कहीं बाहर से कोई रिलीजन आता है, अब भले वो उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करा रहे हो या कुछ लोग वॉलंटरीली उस धर्म को अपना रहे हो, लेकिन धीरे धीरे वो एक्सपेंशन होते चले जाता है। आज एक गांव के अंदर चर्च हुआ करती थी, फिर धीरे 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 सभी गाँव के अंदर चर्च बन गई है, राइट। इसी तरीके से जो यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई थी, क्रिश्चियनिटी से पहले वो कुछ डिफरेंट बिलीफ या डिफरेंट सेट ऑफ आइडियाज़ को फॉलो करते थे, राइट। तो अब इन विलेजेस को परिशाज कहने लगा, यानी जो प्रिस्ट जो थे वो अब इनको सुपरवाइज करते थे। पोप इनको जा करके घर घरों में जा करके
बताते थे, ठीक है। अब जो ओवरवर्क पीजेंट्स होते थे वो हॉलीडेज को, जो भी हॉलीडेज मतलब जो भी कोई फेस्टिवल आ गया लेट्स सपोज, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे, एक्साइटेड रहते थे, बिकॉज उनको काम से छुट्टी मिल जाती थी, ठीक है। एंड ये टाइम वो अगैन भाई प्रे करने में या फिर कुछ अच्छा खाने बनाने में, फन एक्टिविटीज़ में स्पेंड करना पसंद करते थे, ठीक है। पिलिग्रमेज भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था क्रिश्चियन लाइफ के अंदर, पिलिग्रमेज का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। तो लोग अब बड़ी बड़ी जर्नीज कवर करने लग गए थे, कुछ श्राइन्स पे जाते थे, है ना, एंड कुछ जो भी मेटियर्स होते थे या चर्चेस के अंदर जाते थे। लेट्स सपोज शहरों के अंदर बड़ी चर्चेस होती थी, तो वो वीकेंड्स पे या जो भी छुट्टी होती थी वहाँ पे जा करके उसको ट्रैवल करते थे, देख करके आते थे, राइट, या फिर श्राइन्स के ऊपर विजिट किया करते थे, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट ऑर्डर भी खत्म हो गया। हम सारा अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है हमारी क्लर्जी के अंदर मेनली हमारे बिशप्स आ गए, पॉप आ गए, यानी क्रिश्चियनिटी आ गया। एंड धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्रिश्चियनिटी एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। कहाँ पे? पूरे यूरोप की हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं द थर्ड ऑर्डर, पीजेंट्स, फ्री एंड अनफ्री। पीजेंट्स से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये टीनेंस यानी टीनेंस आपके पीजेंट्स ही होते हैं जो एक तरीके से काम करते हैं किसी दूसरे की लैंड पे। तो किसकी लैंड पे काम करते थे? ये लैंडलॉर्ड्स की लैंड पे, ठीक है। इसके अलावा इन्हें हर साल 40 दिन एटलीस्ट मिलिट्री सर्विसेज में भी देना पड़ता था, ठीक है। अब जो पीजेंट की फैमिली होती थी वो काफ़ी दिन लॉर्ड के इस्टेट पे फ्री में भी काम करती थी, वो लेबर रेंट होता था, यानी जो लॉर्ड है वो कहता था कि भैया आप ये जो पूरा विलेज है ये मेरे कंट्रोल में है ना, आप मेरी ज़मीन पर रह रहे हो, तो आप क्या करो 5 दिन आकर के फ्री में मेरे फार्म्स के ऊपर काम कर दो, वो आपका रेंट हो जाएगा, आपने किराया दे दिया समझो, और फिर आप आराम से रहो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी होता था। तो अनपेड लेबर सर्विसेज के अंदर आपसे सारे काम कराए जाते थे, है ना, जैसे डिचेस खोदना। पहले प्लगिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, आज के टाइम पे तो क्या करते हैं, ट्रैक्टर्स आ गए, मशीन्स आ गए, फटाफट से 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर प्लगिंग हो जाती है, लेकिन पहले गड्ढे खोदे जाते थे, ठीक है। इसके अलावा जंगलों में जाकर के जो वुमेन्स होती थी, बच्चे होते थे, वो फायरवुड को गैदर करके लाते थे सो दैट लैंडलॉर्ड के घर के अंदर चूल्हा जले, राइट। बिल्डिंग फेंसेस बिल्ड करने के लिए, इसके अलावा रोड्स को रिपेयर करने के लिए, बिल्डिंग्स को रिपेयर करने के लिए, तो छोटे मोटे हर तरीके के काम ये इनसे करवाया करते थे, ठीक है। वुमेन एंड चिल्ड्रन वही करती थी, थ्रेड को स्पिन करती थी, क्लोथ्स को वेव करती थी, कैंडल्स बनाती थी, है ना। इसके अलावा जो ग्रेप्स वाइन बनाने के लिए उनको प्रेस करने के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। तो सबको करना पड़ता था, राइट। अब काम तो करना है, वर्क तो ये करके दे रहे हैं, काम तो करके दे रहे हैं, काम के अलावा इनके साथ साथ इनको एक टैक्स भी देना होता था जिसका नाम था टेली। टैक्स के अंदर क्या हो सकता था, लेट्स सपोज इनसे इन्होंने जो पूरे साल में जो भी क्रॉप ग्रो की है, थोड़ी क्रॉप ले लेते थे, 10%, 15% या कुछ पैसा ले लेते थे, राइट। तो एक डायरेक्ट टैक्स इनके ऊपर इम्पोज था, टेली। सिर्फ जो कौन देते थे, हमारे पीजेंट्स देते थे, क्लर्जी और नोबल लोग नहीं देते थे, ठीक है। तो देख रहे हो कि कितना आज के टाइम पे तो हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है कि हमें ऐसा लाइफस्टाइल देखने को मिल रहा है। अदरवाइज पास्ट के अंदर जो लोगों ने देखा है उसको तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। पीजेंट पहले ही बेचारा बहुत दुखी है, ठीक है, काम करता है वो फ्री में, साथ के साथ उसी के ऊपर टैक्स इम्पोज है, जबकि क्लर्जी और नोबल्स की जेब में तो बहुत पैसा है, टैक्स लेना है तो उनसे लो, नहीं उनसे कुछ नहीं लिया जाता, इन्हीं की जेबों से पैसा लेकर के इन लोगों की जेबों में डाल दिया जाता है, ठीक है। ओके, सर्व्स अगैन भाई हमारे पीजेंट्स होते थे, लेकिन ये लैंडलॉर्ड की मोनोपोली होते थे, है ना। लैंडलॉर्ड ने जो बोला वही करेंगे, लैंडलॉर्ड की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते थे, ना ये ई स्टेट को छोड़ सकते थे, राइट। तो इनके ऊपर थोड़ा सा हमको ज़्यादा कंट्रोल देखने को मिल रहा है, यानी डायरेक्ट हमको कंट्रोल देखने को मिल रहा है किसका, लॉर्ड्स का। ओहो, राइटिंग बहुत ही गंदी होती जा रही है, एक सेकेंड। डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय लैंड्स, ठीक है। तो ये भी उनकी ज़मीनों पर काम करते थे, राइट। ज़्यादातर जो इनका प्रोड्यूस जो भी काम ये करते थे वो लैंडलॉर्ड के पास चला जाता था, बिना वेजेस के काम करते थे, इनको कुछ खाना वाना वो दे देते थे, ठीक है, बेसिक उनका जो सर्वाइवल हो जाए। अब ये लॉर्ड की ही मिल को फ्लोर करने के लिए यूज़ करते थे, उन्हीं के अवन को खाना पकाने के लिए यूज़ करते थे, एंड उन्हीं की वाइन प्रेसेस को यूज़ करते थे डिस्टिलिंग के लिए, यानी ये लॉर्ड के परमिशन के बगैर ना किसी से बातचीत कर सकते हैं, ना ई स्टेट को छोड़ करके जा सकते हैं, ठीक है। लॉर्ड का कंट्रोल होता था इनकी मैरिजेस के ऊपर, वही बताते थे कि आपकी शादी किससे होगी, इससे होगी या नहीं होगी, राइट। इनकेस किसी को पसंद करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, तो उनको एक फ़ी देनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी, राइट। तो बहुत ही मेजर तरीके से एक तरीके से हमारी लॉर्ड की इनके ऊपर मोनोपोली है, हुकूमत है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। इंग्लैंड का हमको रेफरेंस दिया हुआ है, हम इन जनरल यूरोप की बात कर रहे हैं, है ना। कहीं कहीं पे हम इंग्लैंड और फ्रांस से थोड़ी बहुत हमारी स्टोरी कनेक्टेड हो रही है, राइट। तो कंफ्यूज मत होना, लेकिन हम ओवरऑल यूरोप की बात कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए थे 9 to 16 सेंचुरी के अराउंड,
ठीक है, ओके। अर्ली सेटलमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूडलिज्म हमारा इंग्लैंड में 11th सेंचुरी के अराउंड डेवलप हुआ था, ठीक है। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले यहाँ पे एंजल्स एंड सेक्सन्स, ये कुछ ऐसे ट्राइबल पीपल थे जो यूरोप के अंदर सेटल डाउन हुए थे 6th सेंचुरी के अंदर, एंड यही गवर्न करते थे, ठीक है। तो स्टोरी हमारी 6 to 11th सेंचुरी तक कौन कंट्रोल कर रहा है इंग्लैंड को, एंजल्स प्लस सेकॉन्स, ठीक है। एंड इन्हीं एंजल लैंड के नाम से ही नाम इनका पड़ा है इंग्लैंड, ठीक है। तो ये भी कुछ ट्राइबल लोग हो गए या कुछ भी लोग हो गए जो पहले यहाँ पे रहा करते थे 6th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के अंदर। लेकिन 11th सेंचुरी के अंदर जो नॉर्मन ट्राइब होती है जिसके राजा होते हैं विलियम ड्यूक, ठीक है, जो ड्यूक्स होते हैं वो इनके ऊपर आकर के अटैक कर देते हैं और इनको कॉन्कर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एंजल्स और ये जो सेकॉन्स थे ये इनसे हार जाते हैं, ठीक है। तो ये इनके ऊपर आकर के कंट्रोल कर लेते हैं। इसी तरीके से फ्रांस में और इंग्लैंड में बहुत टाइम तक वॉर चलता रहा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास एक दूसरी ट्राइब है फ्रांस में, है ना। फ्रांस में आपके पास फ्रैंक्स हैं एंड आपके पास इंग्लैंड के अंदर ड्यूक्स आ गया, राइट। तो ये इनके एरिया को कब्जा करना चाहते थे, ये इनको, इनकी बनती नहीं थी, तो बहुत सारे इनके अंदर ट्रेड डिस्प्यूट्स हुए हैं, वॉर्स हुए हैं, बहुत इनके अंदर झगड़ा देखने को हमें मिला है, ठीक है। तो जो विलियम वन थे उन्होंने लैंड को मैप कर दिया। अच्छा, अब जो विलियम वन थे, हम इंग्लैंड की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं कि इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, 11th सेंचुरी में ड्यूक्स अटैक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ का राजा कौन था, ड्यूक्स का राजा मतलब चीफ था विलियम, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब राजा ये बनेगा। अब विलियम के साथ कुछ 180 नॉर्मन नोबल्स आए थे, ठीक है, जिन्होंने अटैक कराने में हेल्प की थी, तो ये उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है, जो उसके साथ यहाँ पे आए थे, किसी दूसरे एरिया से बेसिकली आए थे। तो उन 180 नॉर्मन्स के बीच में पूरे इंग्लैंड को डिवाइड कर देता है 180 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब वही सेम सिस्टम चलेगा जैसे फ्रांस में चल रहा था कि हर नोबल का अपना स्टेट है जिसमें 5, 6, 7, 8 विलेजेस आते हैं, ठीक है। अब नोबल्स क्या करेंगे, नोबल नाइट्स को पालेंगे, ठीक है, सो दैट वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, राइट। तो अब ये जो लॉर्ड्स थे, ये जो 180 लॉर्ड्स थे जिनको डिफरेंट डिफरेंट एरिया मिल गया था, ये चीफ बन गए थे किस, और किंग के टीनेंट्स, यानी अब ये किंग के सेवक है और इनके सेवक कौन है, पीजेंट्स, ठीक है। ये किंग को हेल्प करेंगे, मिलिट्री सपोर्ट देंगे, राइट। तो अब लॉर्ड को अगेन वही लॉर्ड किसको पालते थे, नाइट्स को पालते थे, तो उन्हें नंबर ऑफ नाइट्स, लेट्स सपोज अगर कोई वॉर हो गया, हमने पढ़ा कि फ्रांस के साथ इनका बहुत सारा टाइम टू टाइम कन्फ्लिक्ट चलता रहता था, तो किंग कह देता है कि भैया मेरे को तो 80 नाइट्स चाहिए, तो ये इनको अरेंज करके देते थे, राइट। अब लॉर्ड इनको गिफ्ट, अच्छा वही सेम सिस्टम है कि लॉर्ड नाइट्स को ज़मीन देता था, है ना। विलियम ने तो, जो किंग है हमारा, विलियम ने किसको लैंड दी है, विलियम ने लैंड दी है नोबल्स को। हम नोबल्स लैंड किसको देंगे, नाइट्स को, बदले में क्या मांगेंगे, प्रोटेक्शन मांगेंगे, राइट। तो यही था कि जो प्राइवेट वॉरफेयर था वो फॉरबिडन था, है ना। नाइट्स को पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता था। अगर लेट्स सपोज 2 नोबल्स के बीच में फाइट हो गई है तो आप उनको यूज़ नहीं कर सकते हो, इनको किंग के थ्रू ही ऑफिशियली यूज़ किया जाता था। और जो एंग्लो सैक्सन पीपल जो यहाँ पर इतने सालों तक 6 से 11th सेंचुरी तक 5-6 सेंचुरी इन्होंने रूल किया है, 500-600 साल, ठीक है। अब वो बेचारे पीजेंट्स बन के रह गए थे, बिकॉज अब कंट्रोल किसका आ गया, अब कंट्रोल आ गया है ड्यूक्स का, ठीक है, और उनके नोबलमैन का जो दूसरे एरिया से माइग्रेट करके यहाँ पर आए थे। तो अब ये बन गए यहाँ के ऑफिशियल पीजेंट्स, ठीक है। तो वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी चलेगा कि सबसे ऊपर है हमारा किंग, किंग के नीचे हमारे लॉर्ड्स, लॉर्ड्स किसको पालन पोषण करते हैं, नाइट्स का पालन पोषण करते हैं, और उसके नीचे आ जाते हैं हमारे पीजेंट्स, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वही हमारा 3 ऑर्डर सिस्टम यहाँ पे भी हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फ्रांस की स्टोरी आपको समझ में आई कि फ्रांस के अंदर क्या सीन था। गल नाम का एक प्रोविंस हुआ करता था जिसको फ्रैंक्स ट्राइब ने आकर के कॉन्कर कर लिया था, ठीक है। एंड सिमिलरली इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड में 6 to 11th सेंचुरी तक एंजल्स और सेकॉन्स यहाँ पे रूल करते थे, और यहीं से एंजल से इनका नाम पड़ा था इंग्लैंड, एंजल लैंड, ठीक है। लेकिन 11th सेंचुरी में ड्यूक्स अटैक कर देते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं, तो यहाँ पे विलियम हमारा किंग बन जाता है, ठीक है। उसके जो 160 या 180 नोबल्स थे, हाँ 180 नोबल्स बन जाते हैं नीचे, ठीक है, और उसके भी नीचे आ जाते हैं हमारे पीजेंट्स। अब ये पीजेंट्स कौन है हमारे, पीजेंट्स हमारे एंग्लो
सेक्सन लॉग है जो पहले यहाँ पे रहा करते थे। नॉबल्स किसको अब यहाँ पे पालते हैं, ये पालते हैं, ये रखते हैं अपने पास नाइट्स को। सेम सिस्टम यहाँ पे था कि ऊपर हमारी क्लर्जी है, नीचे फिर हमारे नॉबल्स है जो नाइट्स को मेंटेन करके रखते हैं, और सबसे नीचे हैं हमारे पीजेंट्स। ठीक है, क्लर्जी के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, नॉबल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि नॉबल्स को किंग से ज़मीन मिलती थी एंड नॉबल्स अपनी कुछ ज़मीन का हिस्सा नाइट्स को देते थे और बदले में ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। अब नाइट्स के पास भी बहुत बड़ा घर हुआ करता था, साथ के साथ इनकी टाइमली ट्रेनिंग भी होती थी। नीचे अगर हम पीजेंट्स की बात करते हैं तो पीजेंट्स हमारा नॉबल्स की लैंड पर भी काम करता था और नाइट्स की लैंड पर भी काम करता था। अब पीजेंट्स कुछ सर्फ्स भी होते थे जिनके ऊपर पूरी मोनोपोली हमारे नॉबल्स की हुआ करती थी। साथ के साथ पीजेंट्स को एक टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम था टेली। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप रिवाइज कर सकते हो कि जो भी आपने पॉइंट्स पढ़े बस एक कीवर्ड लिख लो, है ना। हमने टेली पढ़ा, हम नाम समझ गए कि ये टैक्स था। सर्व से हम समझ गए कि उनके ऊपर मोनोपोली थी। 4 पॉइंट हमारे दिमाग में याद आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो कीवर्ड्स को लिखो, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, आपकी जो लर्निंग है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, एनीवेज अब फटाफट से चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस की अगर हम बात करते हैं, 5th to 10th सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर ज़्यादातर जो एरिया था वो फॉरेस्ट के थ्रू कवर था। ठीक है, और यहाँ पे जो एनवायरमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हुआ करता था, इसीलिए एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं होती, बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। ठीक है, ओके। लेकिन 11th सेंचुरी के अंदर हमें एक सडन यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है कि धीरे धीरे यूरोप का जो एनवायरनमेंट है वो वार्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। पहले बहुत ठंडा था। ठीक है, तो अब जो ग्रोइंग सीजन जो पहले हार्डली 1-2 महीने का बहुत छोटा हुआ करता था, अब धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ता जा रहा है एंड सॉइल अब हमारी उपजाऊ होने लग रही है। जो सॉइल पहले कभी जिसपे क्रॉप्स नहीं उगती थी अब उस पर क्रॉप्स उगने लग गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कल्टीवेशन हमें देखने को मिल रही है आफ्टर 11th सेंचुरी। पहले वो प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करते थे जैसे वुडन प्लग का। ठीक है, और इसीलिए एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव हुआ करती थी, लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। क्रॉप रोटेशन नहीं हो पाती थी बिकॉज सॉइल इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि क्लाइमेट में चेंज आ रहे हैं, साथ के साथ ये थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करने लगते हैं, है ना। ये अच्छा, ये इंक्रीज लेबर का ये ओके। अब इनकम को मिनिमाइज करने के लिए लॉर्ड्स को प्रॉब्लम आती थी बिकॉज लेबर इंटेंसिव था, तो ज़्यादातर बहुत सारे 4-5-6 लेबर्स को इन्हें एम्प्लॉय करके रखना पड़ता था। ठीक है, अब जो पीजेंट्स थे वो रेजिस्ट करते थे क्योंकि उनकी खुद की भी थोड़ी बहुत ज़मीन होती थी, वो चाहते थे कि हम अपनी ज़मीन पे काम करें सो दैट हमारा थोड़ा बहुत गुजारा हो पाए। और लॉर्ड्स इनसे फ्री के अंदर काम करवाते थे। तो ये एक कांस्टेंट हमें कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलती है बिटवीन पीजेंट्स एंड लॉर्ड्स। इसके अलावा एक पॉइंट और था कन्फ्लिक्ट का, जो फॉरेस्ट लैंड था या जो पास्चर लैंड होते थे, पीजेंट्स कहते थे कि ये कम्युनिटी रिसोर्सेज है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड लॉर्ड कहते थे कि नहीं भैया ये हमारी प्रॉपर्टी है। लॉर्ड कहते थे सब कुछ हमारा है, हर चीज़ फॉरेस्ट से लेकर के पास्चर लैंड से लेकर के जितनी भी ज़मीनें यहाँ पे है सब कुछ हमारा है। लेकिन पीजेंट्स की बहुत बार इनके साथ कन्फ्लिक्ट होती थी कि आप हमको कुछ भी यूज़ करने को नहीं दे रहे हो, साथ के साथ हमारे ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगाते हो, हमसे अनपेड सर्विस लेते हो। ठीक है, तो टाइम टू टाइम हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, किसकी तरफ से, पीजेंट्स की तरफ से। ठीक है, ओके, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकली ये थोड़ा डेवलप होने लगते हैं, आयरन टिप का ये प्लग बना लेते हैं, साथ के साथ ये एनिमल्स के ऊपर ऐसे हार्नेस लगा करके अब प्लगिंग स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या हुआ, एक तो लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो गई। ठीक है, काम थोड़ा फास्ट आ गया, है ना। तो अब लेबर के भी जो गिले शिकवे थे कि भैया हमसे फ्री में अपने लैंड के ऊपर काम कराते हैं, तो वो भी थोड़ा कम हो गया। ठीक है, इसके अलावा विंड और वाटर का यूज़ करने लग गए ये इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी को जनरेट करने के लिए, है ना। जहाँ पे प्रेसिंग ग्रेप्स पहले मैनुअली होती थी अब वो वाटर या विंड एनर्जी के थ्रू होने लग गई, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास क्रॉप रोटेशन का भी सिस्टम आ गया कि एक साल में 3 क्रॉप्स उगा पा रहे थे, जिससे फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई, है ना। 3 फील्ड सिस्टम पे मे भी 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए। तो यही होता था कि एक सीजन के अंदर ऑटम में ये या तो वीट या फिर राई कुछ ऐसा उगा लेते थे जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए इनको चाहिए होता था। सेकेंड सीजन में ये थोड़ी वेजिटेबल्स उगा लेते थे, जैसे पीस हो गए, बीन्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, और साथ के साथ अपने अब इनके पास घोड़े भी बहुत सारे होते थे, है ना। नाइट्स के पास बहुत सारे घोड़े होते थे, लैंडलॉर्ड्स के पास बहुत सारे घोड़े होते थे, हॉर्सेज होते थे, तो उनके लिए ओट्स या फिर बार्ले उगा लेते थे। ठीक है, एंड तीसरा सीजन काफ़ी बार ये खाली छोड़ दिया करते थे सो दैट सॉइल अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर पाए। ठीक है, तो अब इससे क्या हो रहा है, अब क्योंकि पीज और बीन्स भी इनकी डाइट में शामिल हो रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी डाइट थोड़ी प्रोटीन रिच होने लग रही है ना। एंड साथ के साथ एनिमल्स के लिए भी एक बेटर फॉर्डर इनको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्लाइमेट का एक बहुत मेजर इंपैक्ट होता है, राइट। इकोनॉमिक शिफ्ट, ऑब्वियसली अब आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रही है, इंप्रूवमेंट हो रही है, राइट। तो एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। पीजेंट्स के पास अब ज़्यादा टाइम होता था अपनी लैंड को देने के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ में इंगेज होने के लिए। ठीक है, अब लॉर्ड्स ने इनिशिएटिव लिए कि भैया हम क्या करते हैं, हम
एक्सपेंसिव मिल्स बनवाने लग जाते हैं। वो मिल्स यानी जो इलेक्ट्रिसिटी या किसी एनर्जी के सोर्स के थ्रू ऑपरेट हो रही होती है ग्रेप्स को प्रेसिंग करने के लिए, राइट। तो अब लॉर्ड्स भी पैसा खर्च करने लगते हैं कि इससे क्या होगा, काम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ अब पीजेंट्स हमारे क्रॉप रोटेशन कर रहे थे, है ना। अब पीजेंट्स के पास क्योंकि टाइम था तो वो क्या करते थे, जिसको लेट्स सपोज थोड़ा बहुत ब्लैक स्मिथ का काम आता है, उसने अपनी छोटी सी एक दुकान खोल ली है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जितने भी आयरन टिप प्लग्स का यूज़ हो रहा है तो इनको भी रिपेयर चाहिए होती है टाइम टू टाइम, है ना, बनाने पड़ते हैं, या फिर हॉर्स शूज़ बनाने लगते हैं, राइट। तो अब हमें डिफरेंट ऑक्यूपेशन भी डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं, ऑक्यूपेशन वैरायटी हमको देखने को मिलती है, सही है। आगे चलते हैं, मोनेटाइजेशन, ठीक है। अब जो पर्सनल बॉन्ड्स थे फ्यूडलिज्म के वो अब कमज़ोर होने लगते हैं, है ना। पहले फ्यूडलिज्म था किस लिए, फ्यूडलिज्म हम पढ़ के आए कि लॉर्ड के पास बहुत सारी लैंड होती थी जिसको वो फ्री में पीजेंट से कल्टीवेट कराता था। लेकिन अब लॉर्ड ने क्या किया, अब लॉर्ड ने टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली है ना, काम उसका आसान हो गया, पीजेंट से उसको इतना काम है ही नहीं, राइट। तो पहले जो एक सर्विस सिस्टम हमको देखने को मिलता था अब वो एक मनी बेस्ड सिस्टम बन गया था, ठीक है, कि अब यहाँ पे पैसा गेम के अंदर आने लगा था। लॉर्ड्स अब प्रेफर करते थे, अब जो लॉर्ड्स इनसे पीजेंट से अनपेड काम कराते थे, अनपेड जो वर्क कराते थे, मैंने आपको बताया 4-5 दिन उनसे काम करा लिया तो वो उनका एज अ रेंट लेते थे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि भैया ऐसे नहीं, आप तो रेंट, हम आपसे कैश मिलेंगे, अब आप अपनी क्रॉप्स को उगाओ अपने लैंड के ऊपर, उनको बेचो और फिर पैसा दो हमको, क्योंकि अब उनको भी पैसा चाहिए। पहले तो उनको काम चाहिए होता था इनसे, लेकिन काम तो अब रहा ही नहीं है, तो अब इनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। तो जो इंक्रीजिंग यूज था मनी का, है ना, उससे प्राइसेस का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। काफ़ी बार ऐसा होता था कि जब फसल अच्छी नहीं होती थी तो उससे प्राइस राइज हो जाता था, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को कभी स्टेबल कर देता था तो कभी अनस्टेबल कर देता था। अब पीजेंट्स के लिए फ़ायदा भी है कि पहले उनको फ्री में काम करना पड़ता था, अब वो अपने लैंड के ऊपर भी काम कर सकते हैं, साथ के साथ कोई दूसरा ऑक्यूपेशन भी काम कर सकते हैं, दूसरी एक्टिविटी भी कर सकते हैं जिससे वो पैसा कमा पाएंगे। लेकिन अगर क्रॉप अच्छी नहीं होगी, फसल खराब हो गई तो उसका इम्पैक्ट सबको देखने को मिलता था, ठीक है। ओके, अ फोर्थ ऑर्डर, न्यू टाउन एंड टाउन्स पीपल, ठीक है। अब जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, यूरोप की पॉपुलेशन बहुत स्पीडली बढ़ रही थी, है ना, बेटर फूड इनको मिलने लग रहा था जिसकी वजह से जो लाइफ स्पैन था या मोर्टालिटी रेट था वो कहीं ना कहीं कम हो गया था। ऑन द अदर हैंड वुमेन एंड गर्ल्स की राइट इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो अभी भी स्टिल उनका जो लाइफ स्पैन था वो काफ़ी कम था कंपेयर टू मेन, ठीक है। अब क्या होने लगा था, टाउन्स बनने लगी थी, ठीक है। अब हमने देख लिया कि पहले टाउन कैसे बनती है, रूरल एरिया तब तक रूरल एरिया है जब तक वहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर एकमात्र ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर या एनिमल रियरिंग, राइट, तब तक वो रूरल रहता है। लेकिन जैसे जैसे अर्बन अदर ऑक्यूपेशंस डेवलप होने लगते हैं वो एरिया अर्बन बनने लग जाता है ना। हमने पढ़ा कि छोटी छोटी दुकानें बनने लग गई, वर्कशॉप्स बनने लग गई, मिल्स आने लग गई, टेक्नोलॉजी बनने लग गई, राइट। तो अब धीरे धीरे जो टाउन्स पहले रोमन एम्पायर के टाइम पे एग्जिस्ट किया करती थी वो कहीं ना कहीं गिर गई थी, अब वो दोबारा से ग्रो होने लगती है, ठीक है। अब क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव हो रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, इसीलिए लोग दूसरे सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो पीजेंट्स थे उनकी क्रॉप अच्छी हो रही है, ठीक है, तो उन्हें चाहिए था कि मार्केट हो, है ना, तो इसीलिए पीरियोडिक फेयर्स होते थे, पीरियोडिक मार्केट्स होती थी जहाँ पे जाकर के पीजेंट्स अपना सामान बेच करके आते थे एंड लोग रोजाना बेसिस पे वहाँ से सामान खरीदा करते थे, राइट। तो टाउन्स जो थी वो हमारी कैसल्स के अराउंड डेवलप होने लग गई, है ना। टाउन्स तो ऑब्वियसली बात है, टाउन यूजुअली ऐसे एरिया में डेवलप होती है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो, कैसल्स के पास। अब कैसल के अंदर बहुत सारे नाइट्स रहते थे, उनकी फैमिलीज रहती थी, तब वो मार्केट विजिट करने आएंगे। बिशप ईस्टोर्ट, वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े लोग रहते थे जिनके पास पैसा होता था, वो शॉपिंग करने के लिए आएंगे। चर्चेस, जहाँ पे लोग आए दिन आते रहते हैं, तो जब वो चर्च में आएंगे तो बाहर से कुछ ना कुछ खरीदेंगे, राइट। तो टाउन्स अब हमारी धीरे धीरे डेवलप होने लग गई थी मेन एरियाज के अंदर, ठीक है। ओके, फीचर ऑफ टाउन की अगर हम बात करते हैं, टाउन्स के अंदर जो पीपल होते थे वो टैक्सेस देते थे, है ना। हमने पढ़ा था कि रूरल एरियाज में क्या होता था, अभी भी स्टिल ऐसा नहीं था कि कंप्लीटली अबॉलिश हो गया था, लॉर्ड्स पीजेंट से काम लेते थे, है ना, बदले में उनका रेंट के तरीके से। तो अब यहाँ पे इनको टैक्सेस देना होता था लॉर्ड्स को, ऑब्वियसली अब वो उनसे टैक्स कलेक्ट करेंगे बिकॉज उनके अकॉर्डिंग तो सारी लैंड तो उनकी है, राइट। तो अब जो टाउन्स होती थी वहाँ पे आपको पेड वर्क भी मिलता था, तो अब कहीं ना कहीं जो लोग पहले पीजेंट्स थे अब वो भग करके शहर में आ जाते थे एंड उनको फ्रीडम मिल रही थी उस फेडरल कंट्रोल से, जिसके अंदर वो एक कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते थे लॉर्ड्स के साथ, और लॉर्ड्स जो चाहता उनसे वो काम कराता था। लेकिन अब क्योंकि वो लोग भग के आ रहे हैं तो जो टाउन की एयर है इट मेक्स देम फील फ्री, ठीक है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, उनके पास अब फ्रीडम है, वो जो चाहे वो काम कर सकते थे, ठीक है। ओके, तो पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो टाउन्स पीपल थे
या तो वो फ्री पीजेंट्स हुआ करते थे या फिर वो सर्व्स थे जो भग आए अपने लैंडलॉर्ड से छुप करके, ठीक है, ये अनस्किल्ड लेबर हुआ करते थे। तो किसी दुकान में काम कर लिया है ना, धीरे धीरे काम सीख लिया तो अच्छा धंधा चल गया, राइट। तो ऐसा कुछ ही करने की कोशिश करते थे। अब जो शॉपकीपर्स थे, मर्चेंट्स थे, शॉपकीपर बड़े बड़े शॉपकीपर्स जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, मर्चेंट्स भी कुछ लोग होते थे जो टाइम टू टाइम बहुत सारी स्ट्रगल करके मे बी पीजेंट रहे हो, लेकिन विद टाइम उन्होंने अपनी कोई स्किल डेवलप कर ली हो एंड किसी दूसरे ऑक्यूपेशन में स्विच कर लिया हो तो उनके पास पैसा आ गया हो, ठीक है। अब उनके पास स्पेशलाइज स्किल्स है, बैंकर्स भी होते थे, लॉयर्स भी होते थे, है ना। तो अब टाउन्स आ गई, एजुकेशन आ गई है, तो हर तरीके का प्रोफेशन हमें यहाँ बनते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी तक हमें 2-3 ही ग्रुप्स देखने को मिल रहे थे कि या तो नोबल्स थे जिनके पास अच्छा पैसा था या फिर पीजेंट्स थे, ठीक है। लेकिन अभी हमें बीच में एक 4th क्लास बनती हुई देखने को मिल रही है जिसमें आपके स्किल्ड लोग आ रहे हैं, स्किल्ड पीपल हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो लार्जर टाउन्स होती थी उनमें 30,000 के आसपास पॉपुलेशन होती थी एंड कहीं ना कहीं इसको एक 4th ऑर्डर कंसीडर किया जा रहा था, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेड, ठीक है। अब टाउन्स बन गई है तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती थी जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती थी और उसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता था गिल्ड्स, ठीक है। तो जो भी क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज होती थी उनको गिल्ड्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता था एंड दीज ऑर्गेनाइजेशन यूज टू मेक श्योर कि ये क्वालिटी के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखती थी, प्राइसेस के जो चीज़ें होती थी, कॉमोडिटीज़ होती थी, उनके प्राइसेस को फिक्स करती थी, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत उनका बेसिक जो वर्किंग है, फंक्शनिंग है, उसमें हेल्प करती थी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे गिल्ड हॉल्स भी होते थे। अब लेट्स सपोज इस एरिया की ये एक गिल्ड है, ठीक है, यहाँ पे 8-10 दुकानें हैं, फिर एक इस एरिया की ये एक गिल्ड है, ठीक है। तो इनकी लिए एक हॉल भी होता था जिसमें इनकी मीटिंग्स होती थी इन गिल्ड्स के हेड की, ठीक है, ओके। अब टाउन्स में इसके अलावा गार्ड्स भी होते थे प्रोटेक्शन के लिए, म्यूजिशियंस भी होते थे, दावतें भी लगती थी, है ना, प्रोसेशंस भी होते थे, अब ड्रामाज भी थोड़े बहुत होने लगे थे और ट्रैवलर्स के लिए कुछ फेस्टिवल्स भी होते थे, राइट। तो अब हमारी जो टाउन्स थी, एक जो सिटी लाइफ थी, वो धीरे धीरे यहाँ पे हमें इमर्ज होती हुई देखने को मिल रही थी, सही है। आगे देखते हैं ट्रेड रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो 11वीं सेंचुरी के बाद नए ट्रेड रूट्स, है ना। अभी तक हम देख रहे हैं कि यूरोप का जो पार्ट है उसके अंदर बहुत मेजर चेंजेस आए हैं। जैसे ही रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ है उसके बाद लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आकर के दूसरे एरियाज़ को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक वो सारी चीज़ें यूरोप में ही चल रही थी, लेकिन अब इनको समझ में आ जाता है कि हमें वेस्टर्न जो एशिया है हमारे साइड में, है ना, उनके साथ थोड़े ट्रेड रिलेशंस ये डेवलप करने लग जाते हैं। वहाँ जो स्केवेडियन एशियन कंट्रीज से लोग आते हैं यहाँ पे आकर के वो फर के अंदर बेचते हैं, ठीक है, या फिर क्लॉथ्स के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ट्रेडर्स इनको टिन बेच देते हैं बदले में, ठीक है। तो फ्रांस के अंदर वही होता है कि 12th सेंचुरी के बाद जो क्राफ्ट और कॉमर्स इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाती है, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो जो टाउन्स और ट्रेड्स जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही थी, मर्चेंट्स और भी ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे, पावरफुल होते जा रहे थे, ठीक है। सिमिलरली नोबेल को कहीं ना कहीं वो एक राइवल दे रहे थे, राइट। मर्चेंट्स जो बड़े ट्रेडर्स थे जिनका काम अच्छा चल रहा था। नोबल्स कौन थे। नोबल्स वो थे जिनके पास मनी था और लैंड था, बाकी सब चीज़ें तो ओवर टाइम डेवलप हुई है ना। तो अब मर्चेंट्स के पास भी बहुत सारी मनी होती जा रही है और लैंड होती जा रही है, तो ये इनको टक्कर देने लग रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक शिफ्ट हमको देखने को मिलता है कि जो पहले फेडरल सिस्टम हुआ करता था, अब मर्चेंट्स जो है उनको भी बहुत सारे वर्कर्स चाहिए, है ना। अब नोबल्स क्या करते थे, फोर्सफुली पीजेंट्स को रखते थे, लेकिन अब जो मर्चेंट्स हैं भैया, मर्चेंट्स वर्कर को पैसे दे करके, वेज दे करके काम पर रखने लग रहे हैं। तो फेडरल बॉन्ड कमजोर हो रहे थे और एक मनी बेस्ड इकोनॉमी हमें बनती हुई देखने को मिल रही थी, ठीक है, सही है, ओके। अब एक डिस्क्रिप्शन है कैथेड्रल टाउन्स का। तो कैथेड्रल टाउन्स बेसिकली जो वेल्दी मर्चेंट्स होते थे वो बहुत सारा पैसा डोनेट करते थे चर्चेस को बनाने के लिए, ठीक है। तो कैथेड्रल टाउन्स बहुत बड़ी, जो बड़ी चर्चेस होती थी उनको कैथेड्रल्स बोलते थे। लार्ज चर्चेस 12th सेंचुरी के बाद से उनको कैथेड्रल्स बोलने लगते थे, वो कंस्ट्रक्ट होने लगी थी। तो उसके आसपास का जो एरिया डेवलप होता था उसमें बहुत, अब ऑब्वियसली चर्च डेवलप हुई है तो लोग घूमने फिरने आएंगे, उसके आसपास सेटल होने आएंगे, है ना। तो मर्चेंट्स को इन रिटर्न वहाँ से फ़ायदा भी होने वाला है, राइट। तो इनके थ्रू ऑल्दो जो कैथेड्रल्स थी वो मोनेस्ट्रीज को बिलोंग करती थी, बिकॉज जो हमारे बिशप्स होते थे या चर्चेज होते थे उनके थ्रू ऑफिशियली कहीं ना कहीं बनवाई जाती थी, लेकिन सब लोग इसके अंदर कम्युनिटी एफर्ट यूज़ करते थे, बिकॉज ये
सेंटर बनती थी पिलग्रमेज का, है ना, रिलीजियस कहीं ना कहीं काम होता था, तो इसीलिए लोग भी इनकी हेल्प कर दिया करते थे। जैसे जो भी छोटे मोटे लेबर्स होते थे, थोड़ा टाइम दे दिया कंस्ट्रक्शन में या उसमें थोड़ा फ्री में, है ना, इस तरीके से पीपल कंट्रीब्यूट करते थे लेबर के साथ, मटेरियल के साथ, मनी के साथ, और जो लोग हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो वो पैसा डोनेट कर देते थे, ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्शन होती थी वो यूजुअली स्टोन से ही होती थी एंड बहुत साल लग जाते थे बिकॉज बहुत बड़ी चर्च यहाँ पे बनाई जाती थी, ठीक है। अब आर्किटेक्चरल फीचर की अगर हम बात करें तो सबसे जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट फीचर इनका होता था वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती थी कि इनके अंदर क्या होता था, लाउड स्पीकर्स बजते थे, है ना। उस चर्च को बनाने का मतलब भी यही है कि रिलीजियस एक्सपेंशन करना है, राइट, क्रिश्चियनिटी को एक्सपैंड करना है। तो जो प्रेस्ट की वॉइस होती थी वो बहुत ही दूर तक क्लियरली सुन पाती थी उन लाउड स्पीकर्स के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे जो भी चैंटिंग्स होती थी, बेल्स की जो आवाज़ें होती थी वो भी दूर से सुन जाती थी। इस तरीके से उसको बनाया जाता था। और सबसे मेजर स्टेन्ड ग्लासेस को यूज़ किया जाता था, कुछ इस तरीके के ग्लासेस, है ना, जो झरोखे होते हैं एक तरीके से, राइट, इस तरीके से। एंड इनके ऊपर यूजुअली आपकी बाइबल की स्टोरीज यहाँ पे डिपिक्ट हो रही होती थी, जैसे जीसस है उनका वो वाला सीन दिखाया गया है, राइट। तो जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं वो स्टोरी को विजुअलाइज करके चीज़ों को समझ पाए, है ना। तो सनलाइट के थ्रू झरोखे होते थे, बीच में से सनलाइट भी आती रहती थी, ये स्पेस होता था विंडो के बीच में, कुछ कुछ एरियाज के ऊपर कुछ कुछ स्ट्रक्चर बना होता था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं द क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी। अब क्या होता है, अब जो 11वीं शताब्दी के आसपास हमारा यूरोप का टेम्परेचर वार्म होने लगा था, वो 14th सेंचुरी में आकर के वापस से ठंडा पड़ने लग जाता है। तो जो 300 सालों तक इनके पास जो थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ था इनको एग्रीकल्चर में या फिर वैसे ओवरऑल, वो अब खत्म हो जाता है। ग्रोइंग सीजन अगेन 1-1.5 महीने का रहने लग जाता है, तो क्रॉप्स दोबारा से यहाँ पे कल्टीवेट नहीं हो पाती है, बहुत ही तेज़ यहाँ पे स्टॉर्म्स आने लगते हैं, ओशनिक फ्लड्स आने लगते हैं, ठीक है। जिससे कहीं ना कहीं अभी तक जो सिस्टम इतना बड़ा बना था कि एग्रीकल्चर का जो आउटपुट होता था, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के थ्रू ही हमारी टाउन्स एस्टैब्लिश होने लगी थी, लोगों के पास पैसा आने लगा था, मनी बेस्ड इकॉनमी एक बनने लगी थी, वो अब धीरे धीरे कोलैप्स होती हुई हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब पास्चर लैंड्स भी ज़्यादा नहीं रहते थे, राइट, तो धीरे धीरे जो कैटल्स होती थी वो भी, उनको भी चारा नहीं मिल पाता था, तो बहुत ज़्यादा कैटल्स मर जाया करती थी। पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन आ गई थी कि पॉपुलेशन तो बढ़ गई है लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन नहीं बढ़ी है। पॉपुलेशन तो बढ़ गई है लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ी है ना। एंड ये सेम कंडीशन आज के टाइम पे हमारी कंट्री की हो रही है कि पॉपुलेशन बेतादाद बढ़ती जा रही है, ठीक है। फैसिलिटीज़ उतनी डेवलप नहीं हो पा रही है, राइट, तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो फेमाइंस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं 1315 से लेकर के 17 के बीच में, सही है। मॉनेटरी शॉर्टेज, अब क्योंकि मेटल जो मनी थी जो बन रही थी, सिल्वर माइन के अंदर सिल्वर का क्वांटिटी अब धीरे धीरे कम होने लग रहा था, ठीक है। तो अगैन अब सिल्वर कॉइन्स के अंदर उन्हें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ और मेटल, चीपर मेटल मिक्स करने लग रहा था, ठीक है। तो अब कॉइन की वैल्यू तो कम हो गई क्योंकि कोई ना कोई चीप मेटल इसके अंदर मिक्स किया गया है। तो हमारी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हमें होती हुई देखने को मिलती है, ठीक है। ये सब चल ही रहा था, इसके साथ साथ एक ब्लैक डेथ आ जाता है। जैसे कोविड-19 आया था वैसे ही उस टाइम पे एक बबूनिक प्लेग आ जाता है जो किसी दूसरे देश से बेसिकली आया था, क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो पूरे यूरोपियन पार्ट्स के अंदर ये फैल गया था, ठीक है। जैसे कोविड-19 अभी फैल गया था उसी तरीके से 1347 से 1350 के बीच में आया था। एंड इसमें लगभग 20% मोर्टालिटी रेट हमारा बढ़ गया था। यूरोप के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे, सिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, बच्चे, छोटे बच्चे, बूढ़े सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे। एंड पॉपुलेशन 73 मिलियन से 45 मिलियन रह गई थी 100 ईयर के स्पैन के अंदर। तो पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हमको देखने को मिला है, ठीक है। और अब क्योंकि पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ है तो लेबर की कमी भी हमें देखने को मिल रही थी। एग्रीकल्चर के प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए थे। साथ के साथ अब क्योंकि लेबर कम है, काम ज़्यादा है, तो वो वेजेस बढ़ाने की डिमांड करेंगे, क्योंकि इसके अलावा मार्केट में भी बहुत ज़्यादा महंगाई हुई पड़ी है, ठीक है। तो अब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो एक सोशल अनरेस्ट वाली सिचुएशन आ जाती है क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइसेस बढ़ गए हैं, लेबर्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी वेजेस को बढ़ाया जाए। इसके रिस्पॉन्स में अब लॉर्ड होते हैं कि भैया ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना। वो क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स उनके हुए थे लेबर के साथ उसको अबंडन छोड़ने लग जाते हैं, ठीक है। एंड पीजेंट्स अब अपोज करते हैं कि आपने हमको हायर किया था 2 साल के लिए, आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे और बढ़ा के देने पड़ेंगे। अब लॉर्ड के पास पैसा है नहीं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे पीजेंट रिवॉल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे 1323 में फ्लैंडर्स में हुआ था, फिर फ्रांस में हुआ था, फिर इंग्लैंड में हुआ था, राइट। तो हमको एक वायलेंट अपोजिशन देखने को मिलता है बिटवीन द पीजेंट्स एंड द लॉर्ड्स, ठीक है।
अब इसका आउटकम ये होता है कि अब क्योंकि लॉर्ड्स के पास तो नाइट्स है, आर्मी है उनके पास खुद की, तो उनको वो सुप्रेस करा भी देते हैं, लेकिन फिर भी जो अब इकॉनमी थी, है ना, वो कहीं ना कहीं दोबारा से अनसेटल हो गई थी। सही है। तो 11 to 14 सेंचुरी में हमने देखा कि 1066 के अंदर जो नॉर्मन्स होते हैं वो एंग्लो सेक्सन्स को डिफीट करके इंग्लैंड को कॉन्कर कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर भी वही सिस्टम एस्टैब्लिश हो जाता है, लॉर्ड एंड पीजेंट वाला। ठीक है, उसके बाद हमने चर्चेस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है कि कैथेड्रल्स चर्चेस बनाई जाती थी। फिर यूरोप के अंदर क्या हो गया था, बहुत बड़ा फेमाइन आ गया था, बिकॉज जो टेम्परेचर था वो दोबारा से कोल्ड होने लग गया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सपोर्ट नहीं हो रही थी, साथ के साथ ब्लैक डेथ आ गई थी हमारे पास 1347 के अंदर, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। एंड अब हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे वॉर्स होते हुए देखने को मिलते हैं हमें बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। ठीक है, एंड 1381 में हमें बहुत सारे पीजेंट रिवॉल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर हमारा पूरा कोलैप्स हो गया, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारा बहुत गिर गया है। पॉलिटिकल चेंजेस की अगर हम बात करते हैं क्या होते हैं, तो 15-16 सेंचुरी के अराउंड अब जो धीरे धीरे जो ट्राइब्स आई थी, जैसे हम बात करते हैं फ्रांस की, अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो जो फ्लैंक्स आए थे अब धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ने लग रहे थे और नए राजा उभरते हुए हमें देखने को मिल रहे थे। तो अब हमें यहाँ पे नए मोनार्क्स, प्रॉपरली हमें यूरोपियन किंग्स का एग्जिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा था। ठीक है, हिस्टोरियंस एंड नए रूलर्स को नए मोनार्क्स कहते थे। नोटेबल फिगर्स की अगर हम बात करें, जैसे लुइस 11 हो गए फ्रांस के अंदर, मैक्सिमिलियन हो गया ऑस्ट्रिया के अंदर, हेनरी 7 हो गए इंग्लैंड के अंदर, राइट। तो ये किंग्स अब हमें उभरते हुए देखने को मिल रहे थे। ये जो मोनार्क्स थे ये ऑर्गेनाइज करते थे अपनी खुद की, इनकी आर्मीज होती थी, इनकी परमानेंट ब्यूरोक्रेसी होती थी, नेशनल टैक्सेशन सिस्टम इन्होंने लागू कर दिया था, एंड इनका एक बहुत मेजर रोल अब हमें देखने को मिलता है ना। 16 सेंचुरी के बाद फिर 17 सेंचुरी के अंदर हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ा है। सही है, तो हमारी जो स्टोरी थी इट स्टार्टेड फ्रॉम लगभग 9th सेंचुरी के अराउंड से स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे फ्रांस को कॉन्कर किया फ्लैंक्स ट्राइब ने और इंग्लैंड को कॉन्कर किया ड्यूक्स ने, नॉर्मन पीपल ने, ऐसे ही और स्पेन इटली को भी किसी किसी ट्राइब ने कॉन्कर किया था। काफ़ी टाइम तक ये बहुत स्मूथली गवर्न अप करते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये भी कोलैप्स करने लगते हैं और नए राजा गेम के अंदर आने लगते हैं। ऐसे कौन से सोशल फैक्टर्स थे, इनका राइज अब क्यों हो रहा था और उनका डिक्लाइन क्यों हो रहा था, क्योंकि फेडरल सिस्टम अब खत्म होते जा रहा था, पीजेंट्स बहुत ज़्यादा दुखी आ चुके थे, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो गई थी। तो ऐसे लोग जो उस टाइम पे थोड़े पावरफुल थे पॉलिटिक्स के अंदर, उनको मौका मिल जाता है और वो किंग बनने लग जाते हैं। ठीक है, मिलिट्री इनोवेशंस होने लगी थी। किंग्स ने फेडरल लेविस, जो फेडरल लेविस कौन थे, जो नाइट्स वाला सिस्टम था कि जो लॉर्ड्स नाइट्स को हायर करके रखते थे उसको फेडरल लेविस कहते थे, उसको हटा करके प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री को लॉन्च किया, जिसको प्रॉपर सैलरी दी जाती थी। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज की अगर बात की जाए तो नए टैक्सेस को लगाया गया, बड़ी बड़ी आर्मीज को डिप्लॉय किया गया। ठीक है, फ्रंटियर को एक्सपैंड करने की बात हुई और इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए पीजेंट्स और बाकी लोगों के साथ थोड़े नेगोशिएशंस इन्होंने चलाए। तो जो प्रॉब्लम हमारे जो पहले वाले किंग कर रहे थे, ट्राइब्स कर रही थी, जैसे फ्लैंक्स कर रही थी या नॉर्मन पीपल कर रहे थे, उसको उन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया किंग्स ने और एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम यहाँ पे बनाने की कोशिश की। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड सेंट्रलाइजेशन। तो जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो पहले वाले नॉबल्स थे, जो पहले से जमीन को जकड़ करके बैठे थे, जो पावर में थे, राइट। जैसे हमने पढ़ा कि वो जो नूरमेंस आए थे जिनको विलियम ने लैंड को डिवाइड करके दिया था इंग्लैंड के अंदर, है ना। अब पहले तो वो रेजिस्ट करेंगे क्योंकि उनकी तो पावर जा रही है। ठीक है, तो बहुत सारे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है एरिस्टोक्रेसी से, नॉबल से। ठीक है, ओके, इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे रेबेलियन हुए हैं 1497 में, 1536 में, 1553 तक हुआ है। ठीक है, तो फ्रांस के अंदर भी लुइस 11 जो थे उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया अगेंस्ट ड्यूक्स एंड प्रिंसेस। ड्यूक्स कौन थे? ड्यूक्स वर पीपल फ्रॉम इंग्लैंड जो कॉन्स्टेंटली फ्रांस के ऊपर बहुत बार अटैक करते रहते थे और बहुत सारे रिलीजियस वॉर्स भी हुए हैं 16 सेंचुरी के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखी। ठीक है, अब नोबिलिटी को समझ में आ गया था कि भैया पुराना जो सिस्टम था पुराना था। ठीक है, अब जो फ्लैंक्स हमको अभी तक इतना पालन पोषण हमको करके गए थे, जो राजा बने बैठे थे, वो तो गए, है ना। लुइस 911 आ गया, लुइस 11 ने उन सबको हरा दिया। तो अब बेहतर है कि अब हम इनके लॉयल बन जाते हैं। हमारा तो काम ही वही है, हमारे पास जमीनें हैं, अगर किंग हमारे साथ कोऑपरेट करेगा हम किंग को बदले में कोऑपरेट करेंगे, पैसा देंगे, लैंड देंगे और हमारी ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी। ठीक है, तो नोबल्स ने किंग के साथ लॉयल होकर क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर परमानेंट पोजीशन ले ली। तो अगेन अगर हम देखते हैं तो पावर में वही नोबल्स आ गए, वही लैंडलॉर्ड्स आ गए जो पहले हुआ करते थे, बस अब डिफरेंस ये है कि अब इनको एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर
पोजीशन मिल गई है, कोई ना कोई स्टेटस मिल गया है, सरकार की तरफ से इनको ऑफिशियल एक प्रोफाइल दे दी गई है। ठीक है, तो ये जो रॉयल एब्सोल्यूटिज्म है कि जो हमारा किंग बन गया है उसने जो एक मुखौटा पहना है कि मैंने सारी चीज़ों को एक स्ट्रक्चर दे दिया है जो पहले नहीं एग्जिस्ट करता था, वो अब एक मॉडिफाइड सिस्टम था फेडरलिज्म का, जिसमें नोबल्स को दोबारा से वही पोजीशंस मिल गई थी एंड अब ये सब लोग मिलकर दोबारा से हमारे पीजेंट्स को ऑपरेस करने वाले थे। ठीक है, आगे चलते हैं। पेट्रोनेज एंड मनी इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो जो किंग थे ये अब सेंटर बन गए थे, इन्हीं से ही सारी चीज़ें चलती थी। पैट्रन क्लाइंट का रिलेशनशिप अब एक नेटवर्क बन गया था। ठीक है, जिसके पास पैसा था, जैसे अब मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, जिनके बारे में हम पढ़ के आए थे, जिन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था, अब वो भी डायरेक्टली किंग से बातचीत करते थे। वही होता है, जिसके पास पैसा था किंग उसको कोई ना कोई पोजीशन दे देता था, किसी को मिलिट्री कमांडर बना दिया, किसी को चीफ बना दिया, किसी को मेयर बना दिया कि भैया एंजॉय करो। ठीक है, बदले में मेरे को पैसा देते रहो, मेरे को सपोर्ट देते रहो। ठीक है, तुम एक पोजीशन लो, तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करो, जैसे करना है वैसे करो। ठीक है, तो मर्चेंट्स बैंकर के साथ भी जिनके पास पैसा था, अब जो नॉन एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स थे, राइट, वो भी किंग के साथ अब रिलेशनशिप बनाने लगे थे। उनके पास एक्सेस था कोर्ट का, किंग का। ठीक है, अब किंग इनसे पैसे बोरो करता था, सोल्जर्स को पैसे देता था, बदले में मर्चेंट्स जैसे कहते थे उस काम को ये मान लिया करते थे। तो एक स्टेट सिस्टम हमें थोड़ा सा बनता हुआ देखने को मिल रहा है, एक लीगल सिस्टम बन गया है, बाकी ऐसा कुछ डिफरेंस था नहीं। ठीक है, ओके, डिफरिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब हर कंट्री की अपनी एक अलग कहानी चल रही थी। जैसे फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस के अंदर ई स्टेट जनरल हो गया था। ठीक है, यानी हर ई स्टेट का कोई ना कोई हेड होता था। इसके अलावा उनकी एक कंसल्टेटिव असेंबली, जैसे हमारे यहाँ पे असेंबली होती है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसी तरीके से असेंबलीज बन गई थी और 3 हाउसेज बन गए थे। अगेन वही 3 हाउसेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऊपर है क्लर्जी, रिलीजियस ग्रुप, नीचे है नोबिलिटी। नोबिलिटी के अंदर आ गया हमारा नोबल्स, लैंडलॉर्ड्स एंड रेस्ट के अंदर बाकी सारे लोग आ गए। ठीक है, तो ये 1614 के अंदर मिली थी एंड उस टाइम पे लुइस 13 जो थे उन्होंने रिजाइन किया था। ठीक है, एंड वॉज नॉट समन्ड। तो ये अब यहाँ पे मतलब अब हमें एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है जिसमें असेंबलीज बन रही हैं। ठीक है, बट अगैन इस पॉलिटिकल असेंबली में भी डोमिनेट हमारे वही कर रहे हैं आज भी, नॉर्मल्स या क्लर्जी। ठीक है, अब जो किंग्स होते थे वो अपने हाथ में ही सारी पावर लेना चाहते थे, वो बाकी जो ऑर्गन थे जैसे क्लर्जी हो गया, नोबिलिटी हो गया, इनके साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो सेंट्रलाइज मोनार्की हमको देखने को मिलती है एंड इसी के अपोज में हमारे पास फिर फ्रेंच रिवोल्यूशन आता है, जिसके बाद उन्हें फ्रेंच रिपब्लिक मिलती है, फ्रांस रिपब्लिक हो जाता है। ठीक है, तो मोनार्की यहाँ पे पूरे तरीके से एस्टैब्लिश हो गई थी, कहाँ पर, फ्रांस के अंदर। ठीक है, जहाँ पे किंग की चलती थी, ऑल्दो नाम नाम के लिए यहाँ पे असेंबलीज भी होती थी। नोबल और जो मर्चेंट्स वगैरह होते थे जिनके पास पैसा था वो किंग से अपना काम निकलवाना चाहते थे, उनको बड़ी बड़ी पोजीशंस मिल गई थी, ब्यूरोक्रेट्स बन गए थे, तो उनका भी काम चल गया था। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो अब वो जो ड्यूक्स थे वो चले जाते हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं हार जाते हैं। तो एंग्लो सेक्सन्स जो थे उनकी एक बहुत बड़ी काउंसिल बन जाती है। सॉरी रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, जो एंग्लो सेक्सन्स थे, नॉर्मन के आने से पहले जब विलियम ने उनके ऊपर अटैक किया था 1016 के आसपास, उससे पहले यहाँ पे उनकी खुद की एक काउंसिल हुआ करती थी। ठीक है, जो एक पार्लियामेंट की तरह ही हुआ करती थी, उसमें 2 हाउसेज हुआ करते थे, हाउसेज ऑफ लॉर्ड एंड हाउसेज ऑफ कॉमन्स। ठीक है, बट उसके बाद ये नॉर्मन पीपल ने आकर के इनके ऊपर अटैक कर दिया और फिर सारी कहानी पलट गई। ठीक है, फिर अब यही था कि ऐसा कुछ पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पे पहले एग्जिस्ट किया करता था। 1629 से 1640 तक जब किंग चार्ल्स 1 बने तो इन्होंने पार्लियामेंट को अबॉलिश कर दिया था, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो कॉन्स्टेंटली डिमांड करते हैं एंड कहते हैं कि भैया हमको रिपब्लिक चाहिए। ठीक है, तो अब किंग ने थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं किंग रहता हूँ, मैं मोनार्क रहता हूँ और मैं पार्लियामेंट को दोबारा से रिटेन कर देता हूँ, है ना। पहले इन्होंने पार्लियामेंट को अबेंडन कर दिया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था, बिना पार्लियामेंट के सारे फैसले खुद लेते थे, लेकिन अब इन्होंने पार्लियामेंट को दोबारा से अपॉइंट कर लिया था। तो कुछ बहुत यहाँ पे थोड़ा बहुत डील हो गई थी कि पार्लियामेंट भी अब हमारे पास है तो थोड़ा बहुत फैसले में ये भी हेल्प करेगी। ठीक है, एंड आज भी काफ़ी कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में मोनार्की एग्जिस्ट करती है कि ऊपर किंग होता है, नीचे आपकी पार्लियामेंट होती है जिसके इलेक्शंस होते हैं एंड जो किंग या क्वीन होती है ना, जैसे क्वीन एलिजाबेथ है, वो फैमिली ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ही चलते रहते हैं। मॉडर्न आउटकम्स ये है कि फ्रेंच और फ्रांस में बहुत कन्फ्यूजन है, जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट। तो फ्रांस बाद में जाकर के एक रिपब्लिक बन गया, उससे पहले मोनार्क था, हमने पढ़ लिया था, है ना। किंग जो था वो मोनार्की चाहता था, सेंट्रलाइज मोनार्की, लेकिन बाद में 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पे रिपब्लिक एस्टैब्लिश हो गई थी। इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, इंग्लैंड में मोनार्की रही, साथ के साथ एक पार्लियामेंट्री सिस्टम आपका रहा।
ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारी हिस्ट्री शेप हुई है, राइट। तो नए मोनार्क फ्रांस के अंदर आए 1461 में, स्पेन में आए 1474 में और इंग्लैंड में आए 1485 में। तो कुछ ऐसी ही सिमिलर स्टोरी रही है हमारी बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की भी, कि जब रोमन एम्पायर हमारा एक्सटेंड हुआ, कोलैप्स हुआ, एंड क्योंकि बाकी जो प्रोविंसेस थे उनके पास खुद का कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, इसीलिए इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया बहुत सारी ट्राइब्स ने, जिन्होंने इन एरिया को आकर के कॉन्कर किया, खुद वहाँ के राजा महाराजा बन के बैठ गए और वहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेड पीपल थे उनको पीजेंट बना करके उनसे सारा काम निकलवाया। लेकिन 14th सेंचुरी तक आते आते ये सिस्टम चेंज होने लग जाता है और नए मोनार्क्स उभर करके आने लग जाते हैं। एंड उसके बाद की जो हिस्ट्री है वो हम लगभग क्लास 10th के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, राइट। कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए 15th-16th सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर, कि हमें एक पावरफुल मोनार्की का राइज होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस के बाद भी जो नए मोनार्क्स थे उन्होंने मॉडर्न नेशन स्टेट्स का फाउंडेशन रखा। हमें डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरीज देखने को मिली फ्रांस में, कि फ्रांस में भी पहले मोनार्की हुआ करती थी और बाद में हटा करके फाइनली उन्होंने वहाँ पे रिपब्लिक लाया। लेकिन इंग्लैंड के राजा ने थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता अपनाया, उन्होंने कहा किंग आप मुझको एक्सेप्ट कर लो, इसके बाद मैं आपकी पार्लियामेंट को अपॉइंट करा दूंगा, जैसे आपको कंट्री को चलाना हो वैसे चला देना। तो डिफरेंट फैक्टर्स थे एंड दीज फैक्टर्स, ये हिस्ट्री है कि आज भी फ्रांस एक रिपब्लिक है और इंग्लैंड और ब्रिटेन वगैरह में आज भी मोनार्की एग्जिस्ट करती है। ये आज भी हमारी आज की जो सरकारें हैं उनको भी इम्पैक्ट करती रहती है, उनको भी शेप करती रहती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। तो चैप्टर की स्टार्टिंग हमने की है, जिसके मैं सेकेंड, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने फेडरलिज्म का मतलब समझा कि फेडरलिज्म एक्चुअली में होता क्या है, राइट। एंड हमने उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में पढ़ा कि कैसे फ्रांस का नाम गोल प्रोविंस का हिस्सा था, फ्रांस कैसे पड़ा, फ्रैंक्स वहाँ पर पे आए, उन्होंने कंट्रोल किया, ठीक है। 3 ऑर्डर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि क्लर्जी आपका सबसे ऊपर था, इसमें प्रेस्ट आते थे, बिशप्स आते थे, रिलीजियस लोग आते थे, फिर नॉबिलिटी वो लोग थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारी लैंड थी, नॉबिलिटी नाइट्स को हायर करके रखते थे, वो हम रिलेशनशिप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। पीजेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सर्व्स के बारे में हमने पढ़ा है कि कौन लोग होते थे सर्व्स, ठीक है। मंक्स और नन के बारे में हमने पढ़ा है, चर्चेस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है कि कैसे इनका पॉलिटिकल सिनेरियो में इन्फ्लुएंस रहता था। फिर हमने पढ़ा कि कैसे यूरोप फ्लरिश करने लगता है पहले, क्योंकि उसका टेम्परेचर धीरे धीरे वार्म होने लग जाता है 11th सेंचुरी में। तो 11th से लेकर के 14th सेंचुरी के आसपास 300 सालों तक बहुत स्मूथली चीज़ें चलती हैं, बहुत अच्छा खासा ये डेवलप भी करता है, लेकिन और टाउन्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप करती हैं, राइट। उसी को एक 4th ऑर्डर कहा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना इस टॉपिक को। बट 14th सेंचुरी के बाद दोबारा से कंडीशन डिट्रॉय होने लग जाती है एंड पहले का जो रूल था वो दोबारा से कोलैप्स होने लगता है एंड अब हमारे पास एक नई मोनार्की एग्जिस्टेंस में आने लगती है, जिसका उसके बाद के उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और आज भी ये हमारी हिस्ट्री को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।